तो हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही गजब की एनिमे सीरीज को, जिसके एनिमेशन बहुत ही शानदार, फाइट सीन्स भी बहुत ही गजब के, स्टोरी लाइन फनी और कल्टीवेशन पर बेस्ड है। जिसके अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम होगा लीजी, जो कि हादसे की वजह से एक ऐसी दुनिया में आ जाता है जहाँ पर कल्टीवेशन एग्जिस्ट करता है और उसको रीबिल्ड करना होगा अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हेवन को। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है अपनी मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है लीजी, जिसके ऊपर जैसे यहाँ पर कुछ बंदे हमला करने वाले होते हैं तो लीजी तुरंत ही निकालता है अपने वेपन को, जो कि होती है एक स्पिरिचुअल ब्रेक। और इस वेपन के अंदर वाकई में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि उसके केवल एक बार हमला करने से ही सामने वाले बंदे की हालत ही खराब हो गई थी। लेकिन हम देख पाते हैं कि ये जो लीजी है वो असल में यहाँ पर मॉडर्न कपड़ों में खड़ा हुआ था, जिसके ऊपर तभी कुछ हमलावर कहते हैं कि इसे जान से मार दो। और वो लोग हमला तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें लीजी के मार्शल आर्ट्स के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि वो एक बहुत ही गजब का मार्शल आर्टिस्ट तो होता ही है। साथ ही ब्रेक को यूज करने की वजह से उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उन बंदों से पूछ रहा था कि क्या तुम लोग मेरे जैसे फाइट कर सकते हो, क्योंकि उन सभी की धुलाई करने के बाद लीजी बड़े ही एक्शन के साथ में अपने बालों को फूंक मारता है। लेकिन फिर तभी हम अचानक से ही लीजी को देख पाते हैं एक बहुत ही अजीब सी जगह पे। उसको जैसे होश आता है वो कहने लगता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया। उसे तो ये भी पता नहीं होता कि आखिर ये जगह कौन सी है। तभी फिर वो अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा नाम है लीजी और मैं बाइचन यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का टॉप स्टूडेंट भी हूँ, जिसके क्लासमेट्स उसको हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा पसंद भी किया करते थे। स्पेशली फीमेल क्लासमेट्स तो उसको कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। लेकिन जो लीजी को पसंद है वो है एंशिएंट बिल्डिंग्स। और जब वो एक दिन अपनी आर्किटेक्चर हिस्ट्री पर काम कर रहा था तो वो वहाँ पर एक एंशिएंट पैगोडा को माप रहा था। लेकिन लीजी ने इस बारे में कभी भी ये सोचा नहीं था कि उसके साथ में क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो एंशिएंट क्रिएचर का स्टैचू बना हुआ था वो अचानक से ही एक पोर्टल के जरिए एक अलग ही डायमेंशन में ले जाने लगता है। जब वो नीचे गिर रहा था तो वो कहने लगता है कि अभी तक मेरा आर्किटेक्चर हिस्ट्री का काम पूरा नहीं हुआ, आखिर मैं अचानक से ही ये कहाँ पर जा रहा हूँ। तब जाकर लीजी को समझ में आता है कि उसके साथ में क्या हुआ था और वो यहाँ पर कैसे आया। लेकिन जैसे ही वो अपने चारों तरफ की चीजों को देख रहा था तो वो सोचने लगता है कि कहीं मैं मर तो नहीं गया, क्योंकि ये जगह भी देखने में एकदम हेवन के जैसे लग रही थी। लेकिन ये हेवन भी कुछ अजीब सा होता है, क्योंकि यहाँ की सारी चीजें बर्बाद हो गई थी। इसीलिए वो चारों तरफ ही टहलते हुए देखने लगता है। यहाँ पर तभी लीजी को आवाज आती है कि बच्चे, यही है तुम्हारा हेवन। लेकिन जैसे ही लीजी मुड़कर देखता है उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसके सामने एक एंशिएंट क्रिएचर की सोल आ जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि असल में होता है एक ड्रैगन। जिसको देखकर लीजी को डर लगने लगता है कि अब पता नहीं उसके साथ में यहाँ पर क्या होगा। जिसके तुरंत ही बाद अब ये ड्रैगन काफी तेजी के साथ में बढ़ने लगता है लीजी की तरफ। लीजी पहले तो ये सोच रहा था कि शायद ये ड्रैगन उसको कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन इसके अगले ही पल उस ड्रैगन ने लीजी को एक बहुत ही जोरों का धक्का दे दिया होता है, जिसकी वजह से वो चलकर पहुंच जाता है उसी ड्रैगन के ही ऊपर, क्योंकि ये ड्रैगन उसको दिखाना चाहता था ये बर्बाद हो चुका हेवन। लेकिन ये हेवन देखने में अभी भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। लीजी कहने लगता है कि ये तो बहुत ही कमाल की चीज है, मैंने आज तक कभी भी ऐसी चीज देखी ही नहीं है। इसके बाद फिर ड्रैगन उसको ट्रेवल करते हुए एक जगह पे गिरा देता है, क्योंकि असल में उसके अंदर की एनर्जी ही खत्म हो गई थी। जहाँ पर जब लीजी उठता है तो उसको अपने सामने एक छोटा सा क्रिएचर नजर आता है, और ये छोटू मोटू सा वही क्रिएचर है जिसकी वजह से लीजी यहाँ पर आया। तो फिर वो क्रिएचर बताने लगता है कि मैं हूँ गार्डियन तुम्हारे इस हेवन का, तुम मुझे बुला सकते हो मिस्टर गी केलिन। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम है लीजी। केलिन उसको ये बता रहा था कि आज से बीते हुए 1000 सालों में तुम इकलौते ऐसे इंसान निकले हो जो कि उस एंशिएंट पैगोडा के अंदर गए थे। जाने के साथ साथ तुम्हें एक ऐसा मौका मिला जिसकी वजह से तुम हमारे द्वारा बनाई गई परीक्षा में पास हुए और यहाँ पर आ गए। इसी वजह से तुम पूरी दुनिया में चुने गए ऐसे इंसान हो जिसको मौका मिला है इस हेवन को दोबारा से बनाने का, जो कि बर्बाद हो चुका है। इसीलिए अब तुम आने वाले समय में बन जाओगे मेकर ऑफ द हेवन। लेकिन लीजी तो उसकी बातों को जरा सा भी सीरियसली ले ही नहीं रहा था। उसकी बात को सुनते हुए हंसने लगता है और ये कहता है कि क्या सच में मैं तुम्हारे द्वारा चुना गया हूँ? मेरी बात सुनो, मैं कभी भी ऐसी बेतुकी बातों में आता ही नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि आखिर इस हेवन को दोबारा से कैसे बनाया जाए। जैसे कि केलिन उसके सामने आता है और ये कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से एक फैंटेसी कॉन्टिनेंट पर भेज दूंगा, ताकि तुम कल्टीवेशन करना सीख जाओ और बन जाओ एक सोल कल्टीवेटर, क्योंकि केवल सोल कल्टीवेटर्स के पास में ही ऐसी ताकत होती है कि वो अपने कल्टीवेशन की पावर से हेवन को भी रीबिल्ड कर पाएंगे। तभी फिर केलिन उसके सामने एक बुक को ले आता है और ये कहने लगता है कि इसको कहते हैं फैंटेसी वर्ल्ड गाइड, जिसके अंदर तुम्हें सारे के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो कि तुम जानना चाहते हो। सबसे बड़ा तो ये तुम्हें हेवन को बनाने के बारे में भी पता चल जाएगा। जिसको लीजी जैसे ही खोलता है वो कहने लगता है कि सच में ये तो बहुत ही कमाल की गाइड है, क्योंकि असल में ये बुक केवल लिखी नहीं थी बल्कि इसके अंदर तो विजुअल्स भी होते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें और तुम्हारे एक साथी को भेज दूंगा फैंटेसी कॉन्टिनेंट पर। लीजी कहता है कि आखिर आप कौन से साथी की बात कर रहे हो
हो, मैं तो यहाँ पर अकेले ही आया था। किलिन कहते हैं कि चिंता मत करो लीजी, तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। यहाँ से जाने से पहले तुम्हें सबसे पहले ये सीखना होगा कि आखिर हेवन के कंस्ट्रक्शन के काम को कैसे करते हैं। ये तुम्हारी धरती नहीं है जहाँ पर मजदूर मिलकर काम कर ले, और अगर तुमने गलती से भी इस काम को अधूरा छोड़ने की कोशिश भी की तो फिर तुम हजारों सालों के लिए दो दुनियाओं में फंसकर रह जाओगे, जहाँ पर तुम्हारे पास में तुम्हारी बॉडी नहीं होगी लेकिन फिर भी तुम जिंदा होगे। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होगे। इसके बाद फिर वो यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करते हैं और लीजी को भेज देते हैं फैंटेसी कॉन्टिनेंट के ऊपर। लीजी ये कह रहा था कि मैंने तो अभी आपसे पूरी बातें भी नहीं करी थी। जैसे ही नीचे गिरता है वो कहता है कि आखिर ये क्या मतलब है मुझे हर बार नीचे गिराने का, अगर आप लोग मुझे आराम से भेजोगे तो मैं आराम से नीचे भी तो आ जाऊंगा। लीजी जैसे ही उठकर अपने चारों तरफ देखता है तो उसको वाकई में ये फैंटेसी वर्ल्ड नजर आता है, जो कि फैंटेसी तो नहीं लेकिन एकदम रियल वर्ल्ड के जैसे ही लग रहा था। लीजी कहता है कि अच्छा तो ये है वो दुनिया जहाँ पर मुझे अपना कल्टीवेशन सीखना होगा, लेकिन आखिर इस जंगल को देखते हुए मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे आखिर क्या करना है। फिर केलिन उसको ये बताते हैं कि तुम्हें सबसे पहले जाना होगा मिस्टी माउंटेन के ऊपर, जहाँ पर तुम्हें ढूंढना है स्काई थंडर फायर शील्ड को। जाओ और जल्दी से जाकर अपना मिशन कंप्लीट करो। लेकिन लीजी को ना तो माउंटेन के बारे में पता है और ना ही उस फायर शील्ड के बारे में पता है। वो सोचने लगता है कि चलो जो भी हो, कम से कम मुझे अपनी एक डेस्टिनेशन तो मिल गई। इसलिए वो जैसे यहाँ से आगे बढ़ने लगता है तो उसके पीछे से दो तीन बंदे आकर कहते हैं कि लीजी, मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इतनी आसानी के साथ में तुम्हें ढूंढ लूंगा। लेकिन लीजी तो यहाँ पर नया है, इसी वजह से वो उनको जानता भी नहीं। बंदा लीजी से यह कह रहा था कि मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम केवल कपड़े बदलने की वजह से ये सोचोगे कि मैं अपने कजिन को ही नहीं पहचान पाऊंगा, लेकिन अब क्योंकि तुम जिंदा हो इसी वजह से तुम अभी भी ली फैमिली के ही हेड हो। लेकिन अब ज्यादा देर तक तुम ऐसे रहने नहीं वाले हो, क्योंकि चंद पलों के बाद तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से ही बाहर निकल जाएगी। तुम तो ऐसे बेकार इंसान हो जो कि पूरी जिंदगी में कभी भी ठीक तरीके से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए। लीजी सोचने लगता है कि मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि इस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर मेरी ऑलरेडी कोई पर्सनल आइडेंटिटी होगी। जिसके तुरंत बाद अब लीजी का कजिन यहाँ पर अपने वेपन को निकालता है उस पर हमला करने के लिए, जिसने अपने हैमर को बहुत ही जोरों के साथ में हिट किया था लीजी के ऊपर, लेकिन उसने खुद को बचा लिया था। यहाँ तक कि अब तो ये सारे के सारे बंदे लीजी को घेर कर उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं, जिनके वेपन अटैक सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और पहली बार ऐसी फाइट होने की वजह से लीजी को समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर वो इनका मुकाबला कैसे करे। वो लोगों के हमलों को डॉज तो कर रहा था लेकिन बच नहीं पा रहा था। लेकिन अब जैसे ही इनका फाइटिंग स्टाइल उसको समझ में आता है वो दिखाता है अपने मार्शल आर्ट को, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं तो अकेले ही दो तीन बंदों के साथ में फाइट भी कर लेता है। लेकिन ये जो बंदे होते हैं वो लीजी को मारने की कोशिश कर रहे थे अपने स्वॉर्ड्स की मदद से। लीजी का कजिन ये नजारा देखकर एकदम ही शॉक हो जाता है कि आखिर ये अभी तक जिंदा कैसे है। इसीलिए वो खुद ही आता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट हैमर से हमला करने के लिए, और इस हैमर के अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो वाकई में उसको मारने के लिए काफी थे। लीजी अपने आप को केवल अपने फास्ट रिफ्लेक्शंस की मदद से ही बचा पा रहा था। लेकिन जैसे ही लीजी पर एक बहुत ही जोरों का हिट होता है तो उसे पता चल जाता है कि जीतना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस बार तो उसके कजिन ने यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है अपने हैमर की स्पिरिचुअल पावर को, जिसकी मदद से वो लीजी और उसके बीच में आने वाली कई सारी चीजों को तोड़ते फोड़ते भी जा रहा था। लीजी को इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं है कि उसके अंदर भी मौजूद है स्पिरिचुअल पावर, जिसका वो यूज कर तो सकता है लेकिन उसको करना आता ही नहीं। इसीलिए लीजी केवल अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की मदद से ही उसका मुकाबला करता है। लेकिन लीजी ने अभी तक इस बात पर गौर नहीं किया था कि भले ही उसके ऊपर इतने बड़े बड़े हमले हो गए, लेकिन ना तो लीजी को कोई चोट आई थी और ना ही उसको किसी भी तरीके की कोई ब्लीडिंग हो रही थी। वो गुस्से में आकर एक नुकीले पत्थर को फेंक देता है अपने कजिन की तरफ, जिसकी वजह से उसके गाल में एक छोटा सा कट लग जाता है। बंदा ये कह रहा था कि अब किसी भी हाल में ये लड़का जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसकी वजह से ये लोग उसको घेर कर हमला करने के लिए जैसे ही जाते हैं तो फिर अचानक से ही लीजी के चारों तरफ एक बहुत ही मजबूत एनर्जी शील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसके बारे में लीजी को पता नहीं होता कि आखिर उसने ऐसा कैसे कर लिया। जिसके बाद अब उसको जैसे ही रियलाइज होता है कि उसके अंदर छुपी हुई है एक और ताकत, तुरंत उसको निकाल लेता है, जो कि असल में होता है एक छोटा सा लिटिल स्पिरिचुअल क्रिएचर, जो कि लीजी से यह कह रहा था कि मास्टर आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई, मुझे पहचान लो, मैं हूँ आपका सोल पावर और मेरा नाम है डाई शाओची। लीजी हैरान होते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी सोल पावर हो तो फिर तुम बाहर क्या कर रहे हो। शाओची उसको बताता है कि इस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर हर एक इंसान के अंदर मौजूद है उनका सोल पावर, जो कि बाहर आ भी सकता है और ट्रांसफॉर्म हो सकता है एंशिएंट मैजिक वेपन में। इसीलिए मैं हूँ आपके सोल पावर के साथ साथ आपका मैजिकल वेपन भी। इसी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये एंशिएंट मैजिक वेपन क्या होता है। इसको देखकर लीजी का कजिन ये कह रहा था कि आखिर ये छोटी सी चीज कोई मैजिक वेपन कैसे हो सकती है। वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से जाओ और इन दोनों को ही खत्म कर दो। इसके तुरंत ही बाद जैसे ही ये लोग हमला करने के लिए आते हैं तो लीजी शाओची से कहता है कि जल्दी से बताओ कि आखिर मेरा मैजिक वेपन कहाँ पे है, जल्दी से उसको बाहर निकालो क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत है। तो शाओची कहता है कि ठीक है मास्टर, जैसा आप कहो मैं वैसा ही करूंगा। जहाँ पर अब शाओची यूज करने लगता है अपनी स्पिरिचुअल पावर को, इसकी मदद से एक पोर्टल ओपन हो जाता है
है। लीजी ये सोच रहा था कि शायद उसके लिए क्रिएट होकर आएगी एक ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड, लेकिन उसको क्या पता था कि उसे यहाँ पर क्या मिलने वाला है, क्योंकि अगले ही पल यहाँ पर उसके सामने आ जाती है एक छोटी सी ब्रेक। शोची कहता है कि हाँ यही है तुम्हारा मैजिकल वेपन और इसको कहते हैं मैजिकल ब्रेक। अब तुम इससे फाइट कैसे करते हो वो मुझे नहीं पता। तो अपने हाथ में लेकर उसी की मदद से वो मारने लगता है उन बंदों को। और ये ब्रेक तो वाकई में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये आसानी के साथ में टूट ही नहीं सकती थी। तो अपनी उसी स्पिरिचुअल ब्रेक को ही उठा कर मार रहा था उन बंदों को। लेकिन जब एक बंदा जैसे ही उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने वाला होता है तो उस ब्रेक ने उस बंदे को हमला करने से पहले ही रोक लिया था। अब लिजी को इस बात का रियलाइज होता है कि अब उसे इसे कंट्रोल करने के लिए पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, कि असल में इन दोनों की ही स्पिरिचुअल पावर एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होती है। इसलिए वो अपने हाथ की मदद से अपने वेपन को फ्लॉट भी कर सकता है। अब जैसे ही एक बंदा लिजी पर अटैक करने के लिए आता है तो लिजी ने उसके पैर के ऊपर मार दिया होता है अपनी उसी ब्रेक को। जब किसी की उंगलियां दबती हैं तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितना असहनीय दर्द होता है। लिजी अब धीरे धीरे करके बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते जा रहा था कि कैसे हमला किया जाता है इस ब्रेक से। क्योंकि लिजी अपने वेपन, अपनी स्पिरिचुअल पावर और अपनी मार्शल आर्ट को कंबाइन करते हुए इतना शानदार तरीके से फाइट करना स्टार्ट करता है। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि लिजी को यहाँ पर फाइट करते हुए कई साल बीत चुके हों, क्योंकि अब तो वो एक साथ ही 2 नहीं बल्कि 4 बंदों को हराने के लिए केपेबल हो चुका है। उसे एहसास हो चुका था कि ये स्पिरिचुअल ब्रेक कोई मामूली वेपन नहीं है, जिसकी मदद से उसने अपने कजिन के सारे साथियों को ही हरा दिया था। जो नजारा देखते हुए अब वो हैमर वाला बंदा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और जाने लगता है लिजी पर अटैक करने के लिए, जहाँ पर वो भी रुकने वाला नहीं था। लेकिन वो बंदा भी बहुत ही होशियार होता है। जिस तरीके से उसने लिजी के अटैक को डॉज किया था उसी तरीके से लिजी भी उसके हर अटैक को डॉज कर देता है। जहाँ पर मौका पाते ही लिजी ने उसकी तो बैंड बजाना ही शुरू कर दिया था। जो नजारे देखने लायक होते हैं, लिजी उसको इस तरीके से मारता है जैसे कि वो किसी पंचिंग बैग को हिट कर रहा हो। स्पिरिचुअल पावर और स्पिरिचुअल ब्रेक होने की वजह से ये अटैक बहुत ही गजब के लगते हैं। अटैक्स करते हुए उसने वैसे तो उसके पीछे धकेल ही दिया था, लेकिन इस बार वो सीधा जंप लगाते हुए जाता है और फोड़ देता है उस बंदे के थोबड़े को। जो नजारा देखने लायक होता है, क्योंकि लिजी ने ये हमला अपनी पूरी ताकत के साथ में किया था और केवल इस एक अटैक की वजह से उस बंदे की तो हालत ही खराब हो जाती है। जो ब्रिक भी तुरंत ही आ जाता है लिजी के पास में। लिजी कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये चीज इतनी अच्छे तरीके से वर्क करती होगी, जिसकी मदद से उन बंदों को डराते हुए कहता है कि क्या कोई दोबारा से इसको आजमाना चाहता है। इसी की फिर ये ली फैमिली के सारे बंदे यहाँ से भाग जाते हैं। लिजी तभी शाओची से कहता है कि सच में तुम्हारा ये वेपन बहुत ही ज्यादा गजब का है। शाओची उसको बताने लगता है कि मेरे एंसेस्टर्स असल में थे एंशिएंट हेवनली ब्रिक्स से, इसी वजह से मैं बन गया हूँ तुम्हारा मास्टर सोल स्पिरिट। यानी कि जब कभी भी इस ब्रिक का मास्टर यानी कि तुम इसको यूज करोगे तो फिर ये खुद से ही अपनी ग्रेटेस्ट पावर को यूज करने लगेगा। लिजी कहने लगता है कि अब तो मैं इस ब्रिक की मदद से इस पूरे के पूरे फैंटेसी वर्ल्ड कॉन्टिनेंट के ऊपर किसी को भी हरा सकता हूँ, फिर चाहे मेरे रास्ते में कोई भी क्यों ना आ जाए। मुझे नहीं लगता कि अब किसी में भी ताकत होगी मुझे रोकने की। अभी वो शाओची से कहता है कि वैसे मुझे मेरा पावर लेवल तो बताओ, या आखिर अभी मैं किस लेवल की स्ट्रेंथ को रखता हूँ। शाओची बताता है कि मास्टर अभी आप केवल 1 स्टार सोल मास्टर ही हो, जो कि ये समझ लो कि सोल कल्टीवेटर्स की लिस्ट में सबसे नीचे वाली रैंक पर आते हैं। जो बात सुनते हुए लिजी कहता है कि यानी कि अभी मैं सबसे नीचे वाला कल्टीवेटर हूँ, जिसके बारे में बताने के लिए फिर शाओची तुरंत ही उसके माइंड पावर को यूज करता है और ले जाता है लिजी के माइंड के अंदर बने हुए हेवन के अंदर। आगे चलकर पावरफुल बन के लिजी को इसी को ही ठीक करना होगा। लिजी कहने लगता है कि हम लोग अचानक से ही यहाँ पर कोर्ट ऑफ हेवन के अंदर कैसे आ गए। शाओची उसको बताता है कि ये असल में तुम्हारे ही माइंड के अंदर बना हुआ एक सोल हेवन है। लिजी कहता है कि क्या सच में मेरे माइंड के अंदर है कोर्ट ऑफ हेवन। शाओची उसको बताता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारा जो माइंड है वो असल में कनेक्टेड है हेवन से। इस फैंटेसी वर्ल्ड के ऊपर जितने भी सोल कल्टीवेटर्स रहते हैं वो सारे के सारे भी हेवन के साथ में कनेक्टेड है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो सोल पावर है वो कितनी है और उसको कैसे बढ़ाएं, जिसके बढ़ते ही तुम यहाँ पर आकर टूटे हुए हेवन को दोबारा से बना सकते हो और यही तुम्हारा काम भी है। लिजी कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, यानी कि मैं कल्टीवेशन और कोर्ट ऑफ हेवन को बनाने का काम एक ही समय पर कर पाऊंगा। लिजी कहने लगता है कि वैसे तुम मुझे सोल पावर्स के बारे में बताओ जिनके बारे में अभी तुम कह रहे थे। शाओची बताता है कि इस दुनिया के अंदर असल में पाए जाते हैं पावर्स के 7 लेवल्स, कि असल में 1 स्टार से 7 स्टार तक जाते हैं, जिनको असल में कहते हैं सोल अप्रेंटिस, सोल मास्टर, सोल ग्रैंड मास्टर, सोल वन रेवल, सोल सुवरेन, सोल किंग और सोल पैरागॉन। इन 7 लेवल्स के साथ साथ ये भी कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने सुना है, इस दुनिया में 8 लेवल का स्टार और 9 स्टार सोल एनिमी का भी लेवल होता है, जो कि इतने बड़े लेवल होते हैं जिन तक पहुंचना शायद तो मुश्किल ही है। लिजी थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है कि मैं अभी केवल 1 स्टार के लेवल पे ही हूँ और मेरी नजर में मैं काफी ज्यादा ताकतवर भी हूँ। फिर सोचो ये 7 स्टार और 8 स्टार वाले कितनी ज्यादा पावर को रखते होंगे। पता नहीं कब वो समय आएगा जब मैं कोर्ट ऑफ हेवन को बना पाऊंगा और वापस से अपने घर पर जा पाऊंगा। शाओची कहता है कि मास्टर आप चिंता क्यों करते हो, आपके पास जब मैं हूँ और मैं सोल स्पिरिट हूँ, असल
में अपने लीजी ट्राइब का, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास में टैलेंट है कंस्ट्रक्शन का, तुम्हारे पास में बिल्डिंग्स को बनाने की बहुत ही शानदार एबिलिटीज है। लीजी कहता है कि क्या सच में ऐसा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है। शोजी कहता है कि आपके पास में जैसी स्किल्स हैं आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के पास नहीं देखी। लीजी कहने लगता है कि अच्छा तो तुम मेरे आर्किटेक्चरल जीनियस की बात कर रहे हो, क्योंकि धरती पर रहते हुए मैं बनाने में कामयाब हो गया था कोर्ट ऑफ हेवन को, इसी वजह से मुझे चुना गया हेवन को रीबिल्ड करने के लिए। चलो मैं ये कह सकता हूँ कि तुमने एकदम सही बंदे को चूज किया है। मेरे पास में मेरी जो भी आर्किटेक्चरल एबिलिटीज हैं उनको यूज करते हुए मैं डेफिनेटली इस हेवन को बनाने की कोशिश करूंगा। शोजी कहता है कि ये कहने में जितना आसान लगता है उतना होगा नहीं। लीजी कहता है कि चलो अब हम लोगों को यहाँ से जाना है मिस्टी माउंटेन पर, क्योंकि वहीं पे जाके पता चलेगा कि असल में हमें करना क्या है। वो आगे बढ़ता तो है लेकिन वापस आके पूछता है कि वैसे हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। शोजी बताता है कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करो अपने ही माइंड के ऊपर, जिसकी मदद से केवल एक ही झटके के साथ में वो दोनों ही बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये स्पिरिचुअल पाथ पर ट्रेवल करना उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो बार बार ही अपने माइंड को घुमाते हुए अंदर जाता है बाहर आता है। लेकिन ऐसा बार बार करने की वजह से शाओची की काफी बुरी हालत हो रही थी, क्योंकि वो एक सोल स्पिरिट है, इसी वजह से उसके ऊपर इसका ज्यादा इफेक्ट भी होता है। बार बार घूमने की वजह से उसकी तो हालत ही खराब हो गई थी। शाओची कहता है कि प्लीज मास्टर आप इस तरीके से मुझे घुमाना बंद करो, अब जहाँ पर भी जाने वाले थे प्लीज वहाँ पर चलो। तो फिर लीजी तुरंत ही बड़ी ही शान के साथ में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन शाओची से कहता है कि जरा रुक जाओ, सबसे पहले मुझे आपके कपड़ों को चेंज कर देने दो, क्योंकि आप इस कॉस्ट्यूम में इस दुनिया के बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। इसीलिए उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए लीजी को एक बहुत ही गजब का न्यू सूट दे दिया था, जो कि फैंटेसी वर्ल्ड में रहने की वजह से उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा सूट भी करता है। लीजी भी कहता है कि सच में मुझे तुम्हारा ये कॉस्ट्यूम बहुत ही अच्छा लगा, अब मैं बिल्कुल लग रहा हूँ जैसे कि मैं इसी दुनिया का ही हूँ। और अब वो चलते हुए यहाँ से जाने लगता है मिस्टी माउंटेन की तरफ, लेकिन लीजी को इस बात का एहसास हो रहा था जैसे कि कोई इसका पीछा कर रहा हो, जिसकी वजह से वो अटैक करने के लिए तुरंत ही निकाल लेता है अपनी स्पिरिचुअल ब्रिक को। जहाँ पर तभी उसके सामने से 12 सिंगा पर बैठी हुई एक लड़की आती हुई दिखाई देती है, जिसने जंप लगाते हुए लीजी को पार कर दिया था और वो उसके सामने ही रुक जाती है। और वो लीजी को देखते हुए कहती है कि अच्छा हुआ जो कि मैंने आपको ढूंढ लिया, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं आपको ढूंढ भी पाऊंगी। इसकी बात को सुनकर लीजी सोचने लगता है कि यानी कि अब ये भी मुझे जानती है। कहने लगती है कि बिग ब्रदर क्या आप मुझे भूल गए, मैं हूँ आपकी कजिन लिंगलोंग। मेरी माँ ने मुझे जैसे ही बताया कि आप बहुत बड़े खतरे में हो, इसी वजह से मैं आपको बचाने के लिए आ गई। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपके लिए भी एक सवारी को ले जाऊं, जहाँ पर लीजी के पास में तुरंत ही आ जाता है एक 12 सींग वाला घोड़ा। लिंगलोंग ये बताने लगती है कि हमारे जो सेकंड अंकल हैं उन्होंने असल में घोषित कर दिया है अपने आप को फैमिली का हेड। अब क्योंकि आपके पिताजी मिसिंग है, इसी वजह से अब वो आपको ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि अब आपको यहाँ से भागना शुरू कर देना चाहिए। लिंगलोंग ने उसको थोड़ा सा खाना भी दे दिया था, जो कि उसके रास्ते में काम में आएगा। लीजी सोचने लगता है कि आखिर इस दुनिया के लीजी ने और कितने ज्यादा लोगों को परेशान करके रखा था, इसीलिए वो अपने 12 सींग वाले घोड़े पर बैठता है और लिंगलोंग से कहने लगता है कि वैसे मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे ठीक तरीके से इसको राइड करना नहीं आता, क्यों ना तुम भी मेरे साथ में इसी पर बैठकर ही राइड करो। जो बात सुनते हुए लिंगलोंग कहते हैं कि क्या तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है, लेकिन लीजी तो असल में सच ही कह रहा था। और जैसे उसका 12 सींग वाला घोड़ा यहाँ से निकल जाता है तो लिंगलोंग ये कहने लगती है कि मुझे सबसे पहले आपकी हेल्प करनी होगी इस फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से बाहर निकलने में। और अब ये दोनों ही ट्रेवल करते हुए वाइल्डरनेस के एकदम ही बीच में आ गए थे। जब ये लोग बड़े ही आराम से जा ही रहे होते हैं कि तभी फिर अचानक से एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट के द्वारा हमला कर दिया जाता है लीजी के ऊपर, जिसकी वजह से लीजी नीचे गिर जाता है और वो देखने लगता है कि आखिर हमला किसने किया। और ये हमला असल में किया होता है एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेडली स्कॉर्पियन ने, जो कि एक बीस्ट होने की वजह से वो तुरंत ही हमला करने लगता है लीजी के ऊपर। जैसे लीजी तुरंत ही अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगा था, लेकिन लिंगलोंग हिम्मत दिखाती है और वो निकाल लेती है अपने एरो को, जिसको उसने तुरंत ही निशाना लगा के हिट कर दिया होता है उसी रेड स्कॉर्पियन के ऊपर। जो अटैक वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि ये असल में होता है एक स्पिरिचुअल एरो, लेकिन रेड स्कॉर्पियन को इस अटैक से जरा सा भी फर्क भी नहीं पड़ता, इसीलिए वो गुस्से के साथ में अटैक करने के लिए आने लगता है लिंगलोंग के ऊपर, जो कि भले ही उसके ऊपर अपना एरो हिट करने वाली थी, लेकिन स्कॉर्पियन ने उस पर हमला करते हुए उसी को ही इंजर्ड कर दिया। लिंगलोंग लीजी से ये कहने लगती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम अभी अपने पावर लेवल से इस 2 स्टार रेड टेल्ड पॉइजनस स्कॉर्पियन को नहीं हरा पाओगे। अगर इसने तुम पर जरा सा भी हमला कर दिया तो तुम्हारी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी और फिर ये तुम्हें स्वेलो कर जाएगा। और जैसे ही ये स्कॉर्पियन अपना डंक मारने वाला होता है लिंगलोंग को, उसको रोकने के लिए लीजी यूज करता है तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल ब्रिक का, जो चीज देखते हुए अब ये स्कॉर्पियन हमला करने के लिए तैयार हो जाता है लीजी के ऊपर। लेकिन उससे पहले ही लीजी तुरंत अपनी ब्रिक का यूज करता है और कई बार अटैक करता है उसी स्कॉर्पियन के हेड के ऊपर, लेकिन इसकी वजह से ये रेड टेल्ड स्कॉर्पियन और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था और सीधा ही पीछे पड़ जाता है लीजी के, जिसकी वजह से उसको बचाने के लिए अब तभी पीछे पीछे आना पड़ता है लिंगलोंग को भी। इस स्कॉर्पियन का पावर लेवल और स्पीड सच में काफी ज्यादा होती है। 2 स्टार का होने की वजह से उसके पास में
लीजी से दुगनी पावर्स थी। लीजी भागते हुए ये सोच रहा था कि सच में हम दोनों के पावर्स के बीच में बहुत ही बड़ा फासला है। वो कई सारी छोटी छोटी चीजों से होकर गुजर रहा था ताकि ये स्कॉर्पियन उन्हीं में फंसकर रह जाए। इन स्कॉर्पियन के पास में जो स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस होती है उसी की वजह से लीजी के लिए खुद को बचा पाना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि इस बार अब डायरेक्टली ये स्कॉर्पियन सीधा जंप लगा जाता है लीजी के ऊपर और अपने डंकों को भी सीधा ही उसने हिट कर दिया होता है। तो लीजी ने अपने पैरों को फैलाते हुए अपने आप को बचा लिया था, लेकिन यह नजारा देखकर ही लीजी की तो रूह कांप गई थी। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी जान बचाकर भागने लगता है। तभी दौड़ते और भागते हुए वहाँ पर उसको बचाने के लिए आ जाती है लिंगलोंग। वो दोनों ही भागते हुए प्लानिंग बना लेते हैं कि आखिर इस बीस्ट को कैसे रोका जाएगा, जहाँ पर लीजी इस स्कॉर्पियन को डिस्ट्रैक्ट करेगा और हमला करने की कोशिश करेगी लिंगलोंग। लेकिन ये स्कॉर्पियन के अटैक कोई छोटे मोटे तो थे नहीं, वो डायरेक्टली अपने पॉइजन को हिट कर रहा था लीजी को मारने के लिए। एक मोमेंट पर तो लीजी को अपने आप को बचाने के लिए उस ब्रिक को सामने लाना ही पड़ता है। वो डिसाइड कर लेता है कि अब भागना छोड़ो बल्कि लड़ना ही होगा। इसीलिए वो लगातार ही कई सारे हिट्स पे हिट्स करते जा रहा था उस स्कॉर्पियन के ऊपर, जिस मोमेंट पर तभी काफी ऊंचाई पर पहुंच जाती है लिंगलोंग और वो अपने एक बहुत ही पावरफुल एरो को प्रिपेयर कर लेती है उस बीस्ट को मारने के लिए। लीजी ने जब तक उसको फंसा कर रखा हुआ था तभी वो कहता है लिंगलोंग अभी मौका है, जल्द से जल्द इसको मार दो, क्योंकि स्कॉर्पियन को ज्यादा देर नहीं लगती लीजी के अटैक से खुद को बचाने में। अब सीधा जंप लगाते हुए आ गया होता है लीजी को फिनिश करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही जो लिंगलोंग ने अपना अटैक किया होता है उसकी वजह से ये स्कॉर्पियन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था और अब इसी मौके का फायदा उठाने वाला है लीजी, क्योंकि वो भी अपने ब्रिक के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को समन करने लगता है, जिसको उसने इतनी जोरों के साथ में हिट किया था ये स्कॉर्पियन के भी दहाड़ने की आवाज आने लगी थी। और इसी अटैक के साथ में यहाँ पर खेल खत्म हो जाता है स्कॉर्पियन का। लीजी कहता है कि लिंगलोंग आखिरकार हम लोगों ने कर दिखाया, जहाँ पर अब तभी अचानक से ही उस रेड स्कॉर्पियन की रेड एनर्जी निकल कर जाने लगती है ब्रेक ऑफ हेवन के अंदर, इसकी वजह से अब ये ब्रेक और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और इसका पावर लेवल भी ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और इस चीज के बारे में तो अभी तक लीजी को भी पता नहीं था, जिसके बारे में वो लिंगलोंग से पूछता है कि अब आखिर इसको ये क्या हुआ। लिंगलोंग बताने लगती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि आपके इस ब्रेक ने उस मर चुके रेड टेल्ड स्कॉर्पियन के ब्लड स्प्लिट शैडो को एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि ऐसा करने की ताकत बहुत ही कम लोगों के पास में होती है। लीजी कहता है कि अब आखिर ये ब्लड स्प्लिट शैडो क्या होती है, क्योंकि लीजी की जो स्पिरिचुअल ब्रेक होती है अब वो पूरी तरीके से लाल हो गई थी। लिंगलोंग कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम ये अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये तो वही चीज है जिसके बारे में तुमने मुझसे बचपन में कहा था। इस धरती के ऊपर जितने भी मिथिकल बीस्ट और मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं उनको मारने के बाद कुछ लोगों के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि वो उनके ब्लड स्पिरिट शैडो को एब्जॉर्ब कर सके। ब्लड स्पिरिट शैडो का मतलब ये होता है कि उस जीव की सारी शक्तियां अब हमारे पास में आ गई। इस ताकत के साथ में वो हमला कर रहा था अब उतनी ही ताकत हम भी यूज कर पाएंगे। ये बात तुम्हें तब अच्छे तरीके से समझ में आएगी जब तुम खुद इस पावर को अगली फाइट में यूज करोगे। लिंगलोंग कहती है कि वैसे ब्रदर पिछली बार जब हम मिले थे तब तुम्हारे पास में ज्यादा पावर्स नहीं थे, लेकिन अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम एक नया लेवल भी ब्रेक थ्रू कर चुके हो। लीजी कहता है कि हाँ वैसे तुम्हें ऐसा लग तो रहा होगा, क्योंकि अभी कुछ समय पहले मेरे साथ में एक हादसा हुआ था लेकिन वो बुरा नहीं था और इसी की वजह से मुझे कुछ नई और स्पेशल तरीके के पावर्स भी मिल गए। लेकिन तभी उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों के अलावा यहाँ पर एक और बंदा भी मौजूद है जो कि गिरते पड़ते अब फाइनली बाहर आ ही गया था, जो कि असल में ओनर होता है उसी रेड टेल्ड स्कॉर्पियन का। इस बंदे का असल में हमें नाम बताया जाता है ली बाओ यू। वो अपने स्कॉर्पियन के पास में जाकर रोने लगता है और कहता है कि मेरे 2 स्टार के रेड टेल्ड स्कॉर्पियन आखिर तुम्हें ये क्या हो गया, तुम्हें तो मेरे सबसे प्यारे थे। वो अपना गुस्सा दिखाते हुए लीजी से कहने लगता है कि तुमने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। लिंगलोंग कहती है कि अच्छा तो बाओ यू ये तुम थे जिसने हम लोगों के ऊपर इस स्कॉर्पियन को छोड़ दिया था। लीजी भी उससे कहता है कि मुझे बताओ तुम आखिर इस सिचुएशन में क्या करते जब अचानक से ही एक बीस्ट तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आ जाए जो कि तुम्हें जान से मारना चाहता हो। चलो अब जो भी हुआ हो तुम जो भी करना चाहते हो मुझे बता दो। और यू कहता है कि लीजी अब तुम मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला चुके हो, अगर आज तुम्हें हराने में मेरी जान भी चली जाएगी तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा। इसीलिए बाओ यू लीजी पर हमला करने के लिए एकदम ही रेडी हो चुका था। लीजी कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बल्कि तुम्हारे पत्थर का जवाब मैं अपनी छोटी सी ईंट से दूंगा। चलो देखते हैं तुम्हारे पत्थर ज्यादा ताकतवर है या फिर मेरी ये ईंट। बाओ यू कहता है कि चलो आ जाओ मैं भी देख लेता हूँ। इसके अगले ही पर लीजी ने अपने ब्रिक की मदद से हिट कर दिया होता है बाओ यू के ऊपर, लेकिन ये पावरफुल ब्रिक को देखकर बाओ यू की तो वैसे भी फट चुकी थी। वो तुरंत ही घुटनों पर आ जाता है जिससे कि लीजी ने भी हमले को रोक ही दिया था। बाओ यू कहता है कि मैं बताता हूँ आखिर मैं तुम्हारे पीछे क्यों आ रहा था। जब से तुम्हारे पिताजी मेडिसिनल हर्ब्स को लेने के लिए गए हैं तुम्हारे कियोटिक स्कूल को ठीक करने के लिए, तब से वो मिसिंग हो गए जिसकी वजह से हमारा क्लेन धीरे धीरे करके बर्बाद होने लगा। बाओ यू के फादर ही है जो कि अब अपने आप को बताने लगे हैं फैमिली का हेड। वो बताता है कि मेरे पिताजी असल में मिलने वाले हैं लिन फैमिली से टाईकांग सिटी में, जहाँ पर उनसे मिलने के लिए असल में आने वाला है लिन शोंग नाम का बंदा जो कि है लिन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा, जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम प्रिंसेस के साथ में रहो। वो चाहता है कि तुम उसके रास्ते से हट जाओ। बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है, इसी
वजह से मुझे डर है कि शायद तुम्हें मार दिया जाएगा। इसके बात को सुनकर अब लीजी ये कहने लगा था कि चलो चाहे जो भी हो, तुमने मुझे सच्चाई तो बता दी। खुद भी ये सोच रहा था कि पता नहीं उसको और क्या क्या करना होगा। तभी लिंग लॉन्ग लीजी से ये कहती है कि हम लोग अब बहुत ही जल्द क्रॉस करने वाले हैं इस फ्लोटिंग क्लाउड सिटी को, इसलिए अब जल्दी से हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। वो लोग यहाँ से जाते हैं तो लीजी बाओयू से ये कहते हुए जाता है कि अब तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरा पीछा ना करो और यहाँ से वापस लौट जाओ। और सच में बाओयू तो देखने में एक नंबर का फट्टू ही लग रहा था। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है बाओयू के फादर को, जो कि दो बंदों को इस वजह से सजा दे देता है क्योंकि वो लोग नहीं मार पाए हैं लीजी को। उनको यहाँ से खींच के ले जाया जा रहा था जान से मारने के लिए। जो चीज देखकर वहाँ पर उनकी मिस आती है और वो ये कहने लगती है कि आपको शर्म नहीं आती कि आपके बड़े भाई मिसिंग है और आप ऐसा काम कर रहे हो। जो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके मिसिंग होने की वजह से आपको बहुत ही ज्यादा खुशी मिली हो। लीजी जो कि अभी यहाँ पर है भी नहीं, फिर भी आप उसको मारने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हें मेरे सामने बोलने का कोई भी हक नहीं है। अगर तुम्हें लीजी की चिंता है तो इस बात को याद रखना कि कभी भी लिन फैमिली वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। और इस बंदे का असल में नाम होता है ली हुए। जिसकी बात को सुनकर आंटी लियान ये कहने लगती है कि आप दूसरों के डर की वजह से या अपने ही बच्चों को जान से मार दोगे, अपने ही भाइयों को जान से मार दोगे। ये कहने लगता है कि अगर मुझे इस ड्रैगन किंगडम में अपने ली फैमिली को वापस से टॉप लेवल पर ले जाना है तो फिर मुझे डेफिनेटली लिन फैमिली के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए मुझे कुछ न कुछ कुर्बानियां तो देनी ही पड़ेंगी। लियान कहती है कि मैं जानती हूँ ये सब कुछ आप केवल अपने लिए ही कर रहे हो, जिसकी वजह से हुए ने लियान को केवल एक ही शॉट के साथ में चित्त कर दिया था, जिससे कि यहाँ के सर्वेंट लियान को ले जाते हैं। जहाँ पर फिर तभी हुए के घर का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक डार्क एनर्जी निकलते हुए हुए के सामने आ जाती है, जो कि असल में होता है ली फैमिली का बंदा। और वो ये कह रहा था कि शायद आपकी ली फैमिली ने अभी तक एक मास्टर को चूज नहीं किया। जिसके यहाँ पर आते ही हुए तुरंत ही उसके सामने सर झुकाता है और कहने लगता है कि यंग मास्टर ले, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो यंग मास्टर ली ने कहता है कि अभी कुछ दिन पहले लीजी के एंगेजमेंट कर दिया गया प्रिंसेस के साथ में, और अगर मुझे जल्द से जल्द उससे छुटकारा नहीं मिला फिर आकर प्रिंसेस मेरी बातों में आकर मेरे साथ में कैसे रहेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने काम को बहुत ही स्लो कर रहे हो। ये कहने लगता है कि यंग मास्टर, मैंने ये सोचा नहीं था कि उस लड़के के पास में इतनी ताकत आ गई होगी, वो मेरे बेटे के 2 स्टार लेवल के रेड टिल्ड स्कॉर्पियन को भी मारने में कामयाब हो जाएगा। जिससे कि लिन हंसते हुए कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम किसी भी काम के नहीं हो। अब लगता है कि मुझे अपने ही किसी बंदे को भेजना होगा उसको मारने के लिए। जिस काम को अंजाम देने के लिए वो चूज करते हैं अपने बंदे टैंग जोंग को, और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ विंड ईटर वैली में, जहाँ पर तुम्हें मिलेगा लीजी, क्योंकि वो उसी रास्ते से छोड़कर जाना चाहता है फ्लोटिंग क्लाउड सिटी को। उससे वादा करो कि वो सिटी को छोड़ने से पहले अपनी जान छोड़ देगा। जिसके तुरंत बाद टैंग जोंग अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और निकल जाता है लीजी को ढूंढने के लिए। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में वाइल्डरनेस के अंदर दिखाया जाता है लीजी को, जो कि लिंग लॉन्ग के साथ में ट्रेवल करते हुए पहुंच गया होता है ईटर वैली के पास में। लिंग लॉन्ग कहते हैं कि ब्रदर लीजी, अब आपके सामने है विंड ईटर वैली, इसको पार करते ही आप पहुंच जाओगे मिस्टी माउंटेन पर। आपको यहाँ तक तो ले आई हूँ लेकिन और ज्यादा दूर तक नहीं जा पाऊंगी। लीजी उससे कहता है कि यानी कि क्या तुम यहाँ से वापस जाने वाली हो। लिंग लॉन्ग कहती है कि हाँ मुझे बिल्कुल जाना होगा, क्योंकि मेरी मदर अभी भी हमारे सेकंड अंकल के कंट्रोल में ही है। लीजी उससे ये कहने लगता है कि मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख होगा, मेरी वजह से तुमने और तुम्हारी माँ ने अपनी ही फैमिली से बगावत कर दी। मुझे डर है कि इस हादसे की वजह से तुम्हें कहीं कुछ ना हो जाए। लिंग लॉन्ग कहती है कि ब्रदर आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अंकल मुझे सजा ही तो देंगे, लेकिन मुझे खुशी होगी कि मेरे ब्रदर लीजी बन जाएंगे ड्रैगन किंगडम के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल कल्टिवेटर। मुझसे वादा कीजिए कि आप सोल कल्टिवेटर बनने के बाद वापस आएंगे, क्योंकि मैं और मेरी माँ आपका इंतजार करेंगे। हमारे दिलों में आज और हमेशा आप ही हमारी ली फैमिली के हेड रहोगे। इसके बाद अब वो यहाँ से लौटने लगती है और लीजी को आगे बढ़ा देती है। लीजी के पास में यहाँ पर शाओची निकलता है और वो कहने लगता है शायद आप इसकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट कैरेक्टर हो। लीजी भी कहता है कि हाँ शायद कुछ ऐसा ही है। लिंग लॉन्ग चिल्लाते हुए कहती है कि ब्रदर मैं आपका इंतजार करते रहूंगी, जिसके लिए लीजी को किसी भी हाल में लौटना ही होगा। अब लीजी को यहाँ से सफर करना होगा विंड ईटर वैली से, जहाँ पर हमें चारों तरफ ही केवल और केवल धूल उड़ते हुए ही नजर आती है। चलते चलते जब लीजी काफी थक जाता है तो वो पानी भी पीता है। इसके पीछे बैठा हुआ शाओची बड़े ही मजे से जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में लीजी को काफी सारे लोग नजर आते हैं जो कि भूख और प्यास से तड़प रहे थे। उन्होंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। लोग कहते हैं कि ये कैसी जिंदगी है जहाँ पर हमें खाने को भी कुछ नसीब नहीं है। लीजी कहता है कि यहाँ की भी जिंदगी ऐसी होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। शाओची कहता है कि मास्टर आप ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि अब जैसे ही हेवनली कोड को पूरी तरीके से रिपेयर कर दोगे तो ये हेवनली कॉन्टिनेंट के ऊपर जितनी भी कमियां हैं वो सारी की सारी पूरी हो जाएंगी और ये दुनिया भी हमेशा के लिए स्वर्ग से सुंदर बन जाएगी। लीजी कहता है कि हाँ उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। तभी उसको अपनी आंखों के सामने से एक रथ आता हुआ नजर आता है, जैसे कि वो किसी एक बहुत ही अमीर फैमिली का हो, जिसके अंदर असल में ले जाया जा रहा था एक प्रिंसेस को। इसको लीजी देखने लगता है कि आखिर ये लोग कौन है और कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो प्रिंसेस बैठी हुई थी वो इन भूखे लोगों
लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। इसीलिए वो तुरंत ही अपने मास्टर को रोक लेती, कहने लगती है कि एल्डर क्यों ना आप थोड़ा सा खाना इन बेचारे भूखे लोगों को भी दे दो, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इन लोगों की जान चली जाएगी। जैसे कि वो एल्डर कहते हैं कि शाओ जुआन अभी भी हम लोग ड्रैगन कैपिटल में पहुंचने से 3 दिन दूर हैं। अगर हम इस तरीके से इन लोगों को अपना खाना दे देंगे तो फिर हमारा क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि ड्रैगन कैपिटल पहुंचने से पहले हमारी वो हालत हो जाए जो कि इन लोगों की हो रही है। शाओ जुआन कहने लगते हैं कि एल्डर आप इस बात को मत भूलिए कि हम लोग हैं इंशी मर्चेंट, जो कि कभी भी और किसी भी हाल में दुनिया की मदद करने से पीछे नहीं हटते, और आखिर हमारे बिजनेस की शुरुआत भी तो ऐसे ही हुई थी। एल्डर कहता है कि ठीक है मिस, मैं जा रहा हूँ इन लोगों को खाना देने के लिए। इसके बाद फिर वो यहाँ पर निकालते अपनी मिनी डायमेंशन वाली पोटली को, जिसके अंदर उन्होंने अपने सभी के सभी साथियों के लिए खाना रखा हुआ था। वो ये कहने लगता है कि हमारी मिस ने ये ऑर्डर दिया कि हम तुम लोगों को खाना दे दें। इसके बाद को जैसे ही ये भूखे लोग सुनते हैं वो तुरंत ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं खाने के लिए। यहाँ तक कि लीजी भी ये नजारा देखकर एकदम ही शॉक हो गया था, क्योंकि उन मास्टर ने यहाँ पर एक ही बार में कई सारे ब्रेड्स को निकाल दिया था। लेकिन इसकी वजह से तो उन लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, वो लोग खाने के लिए लड़ने लगते हैं। जिसको जो भी छोटा सा टुकड़ा मिलता वो तुरंत ही खाने लगता। एक छोटा सा बच्चा ब्रेड को उठाकर ले आता है अपनी भूख की माँ के पास में और कहता है कि माँ आप ये खा लीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा भूख लगी होगी। लेकिन उसकी माँ कहने लगती है कि नहीं बेटा तुम इसको खा लो, मैं भूखी नहीं हूँ बल्कि तुम कई दिनों से भूखे हो। लेकिन तभी वहाँ पर एक बुरा बंदा आता है और वो उस बच्चे से ब्रेड को छीन लेता है। वो कहता है कि जब तुम दोनों को ही ये नहीं खाना तो फिर ये मुझे दे दो, जिसको वो खाने लगता है। यहाँ तक कि उस बच्चे को भी परेशान करने लगता है। वो बच्चा चिल्लाते हुए कह रहा था कि प्लीज मुझे ये वापस कर दो, ये मेरी माँ को खाना है। वो बंदा कहता है कि जिसके हाथ में भी खाना लगा है वही इसको खाएगा। शाओ जुआन अपने एल्डर से कहती है कि खाने के पीछे इतनी लड़ाइयाँ होगी मैंने सोचा नहीं था, क्या अब हमें लोगों की लड़ने से हेल्प करनी होगी? तो एल्डर उसको बताते हैं कि मिस ये दुनिया ऐसी ही है, हम चाहे तो हमेशा इस दुनिया की मदद कर सकते हैं लेकिन कभी भी उनकी मेंटालिटी को नहीं बदल सकते, और इस सत्य को भी नकारना बेवकूफी होगी कि जिसकी किस्मत जिसके साथ में जुड़ी हुई है वो उसके साथ में होके ही रहेगा। हम चाहकर भी कभी भी हर एक चीज को कंट्रोल तो नहीं कर सकते। शाओ जुआन कहती है कि हाँ हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मेरे लिए ऐसी चीजों को इग्नोर करना भी बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसीलिए वे कहने लगती है कि अंकल लियान आपको उसकी हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन जब वो बंदा उस ब्रेड को चुरा कर वहाँ से जा रहा था तो लीजी उसके ऊपर हमला कर देता है और ये कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक छोटी सी लाचार बच्चे से उसका खाना चुराने की? मैं जानता हूँ कि तुम भूखे हो, लेकिन ये भी तो देखो कि वो कितने ज्यादा भूखे हैं। यहाँ तक कि वो ये बात उन सभी को भी समझाता है, लेकिन वो बंदा गुस्से में आकर अटैक करने लगता है लीजी पर, जिसकी वजह से लीजी कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। जिससे कि लीजी ने उस बंदे के ऊपर अपना एक बहुत ही जोरों का पंच हिट कर दिया था, और आकर इतना पावरफुल पंच कोई भी भूखा आदमी कैसे ही संभाल पाता। बाकी लोगों से भी यही कहता है कि तुम लोग बिल्कुल भी नहीं लड़ोगे, मेरे पास में भी कुछ खाना है जो कि मैं तुम लोगों को दे देता हूँ। इसीलिए वो अपने पास में रखे हुए खाने को भी उन लोगों को देने लगता है जिन्हें अभी तक मिला नहीं था। कि अभी लोग लड़ते नहीं है क्योंकि सभी लोगों को खाना मिल चुका था, और इस खाने के सहारे ये लोग कम से कम टाकांग सिटी तक तो पहुंच ही जाएंगे। वो थोड़ा सा खाना उस बच्चे को और उस आदमी को दे देता है जो कि उससे छीन रहा था, क्योंकि लीजी भी जानता है कि ये सब कुछ आखिरकार उसने किया भी तो खाने के लिए ही था। लीजी उस बंदे को वार्निंग देता है कि अब के बाद से तुम कभी भी दूसरों का खाना चुराने की कोशिश नहीं करोगे। जिससे कि वो बंदा उसके सामने सर झुकाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ मैं गलत कर रहा था। लीजी कहता है कि तुम मुझे काफी सही आदमी लगे क्योंकि तुमने अपनी गलती को मान लिया। जिसके बाद अब लीजी यहाँ से जाते हुए कहते जाता है कि अब कोई भी फाइट नहीं करेगा। लेकिन जब लीजी यहाँ से जा रहा था तो उसके ऊपर नजर पड़ जाती है प्रिंसेस शाओ जुआन की, क्योंकि उसको देखते ही अचानक से ही उसका वेपन एक्टिवेट हो जाता है, जो कि असल में होता है एक सितार। लेकिन जब लीजी यहाँ से जा रहा था तो उसके ऊपर नजर होती है यंग मास्टर लिन के बंदे की, क्योंकि टैंग चोंग को जो टारगेट मिला है वो किसी भी हाल में उसको पूरा करके ही रहेगा। उसको ये पूरा यकीन होता है कि वो बहुत ही आसानी के साथ में हरा देगा लीजी को। जिसके बाद अब हम लोग देख पाते हैं लीजी को उस घाटी के अंदर से जाते हुए। जब रास्ते में वो जा ही रहा था तो फिर शाओची बाहर आता है और उससे ये कहने लगता है कि भी हाल ही में हम लोग जहाँ से होकर गुजर रहे थे उस रथ के अंदर मैंने एक ब्यूटीफुल सी वुमेन को देखा। मुझे ये बताइए मास्टर, आकर वो लड़की आपको इस तरीके से घूर क्यों रही थी? इसी की लीजी अपनी तारीफ करते हुए ये कहने लगता है कि ऐसा तो होना ही था। शाओची जरा एक बार मेरे चेहरे को तो देखो, मैं कितना ज्यादा खूबसूरत हूँ। अब आखिर लड़कियां मेरे जैसे हैंडसम बंदे को नहीं देखेंगी फिर आकर वो किसको देखेंगे? मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि स्कूल के अंदर मुझे कितनी बंदियां परेशान करती थी, मेरा पीछा करती थी। लेकिन तभी यहाँ पर अब एंट्री होने वाली होती है टैंग चोंग की, जो कि इविल तरीके से हंसते हुए आ जाता है लीजी के सामने। शाओची कहता है कि मुझे लगता है कि शायद ये हम लोगों का ही पीछा कर रहा था। जैसे ही टैंग चोंग सामने आता है तो लीजी कहता है कि वाओ, तुम एकदम मेरे एक भद्दे सपने के जैसे हो जिसको मैं बचपन में देखा करता था, लेकिन अब मुझे तुम्हारे जैसे बंदे बहुत ही मजाकिया लगते हैं। ये बात सुनते ही टैंग चोंग ने अटैक कर दिया होता है लीजी पर, जिससे लीजी खुद को बचा लेता है, लेकिन इसकी वजह से उसका हॉर्स इंजर्ड हो गया था। यहाँ तक कि अब तो टैंग चोंग ने अपने कई सारे वेपन्स निकाल लिए होते हैं लीजी पर हमला करने के लिए, उसको मारने के लिए। लीजी कहता है कि
वैसे मैंने आज तक किसी बैट के साथ में फाइट तो नहीं की, लेकिन शुरुआत तुमसे ही करता हूँ। इसीलिए वो शाओची को अपनी ब्रिक के अंदर डाल के फाइट करने लगता है टैंग चोंग के साथ में। यहाँ तक कि उसने तो अपने क्लॉज की मदद से एक बहुत ही तगड़ा अटैक कर दिया होता है लीजी पर, जिस अटैक का सामना करने से ही लीजी को इस बात का एहसास हो चुका था कि टैंग चोंग को हराना उतना भी आसान नहीं है जितना कि बाकी लोगों के लिए था। लेकिन टैंग चोंग को भी ये पता चल चुका होता है कि ये बंदा बाकियों से तो ज्यादा ताकतवर है ही, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारे साथ में फाइट करने से मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि तुम मेरे अटैक को भी ब्लॉक करने के काबिल हो। जिसके तुरंत ही बाद अब टैंग चोंग ने एक्टिवेट कर लिया होता है अपनी मार्शल सोल बैट को, जिसको देखकर लीजी डर जाता है और ये कहने लगता है कि अब आखिर ये क्या बला है, क्योंकि ऐसे किसी भी स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ में लीजी ने आज तक कभी भी फाइट करी ही नहीं थी। लीजी डरते हुए शाओची से पूछने लगता है कि मुझे बताओ तो कि आखिर ये है क्या और इसको हराने के लिए आखिर मुझे क्या करना होगा। शाओची बताता है कि जैसे मैं आपके पास में हूँ वैसे ही उस बंदे के पास में है उसका सोल स्पिरिट। लीजी कहता है कि आखिर कोई सोल स्पिरिट इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है कि फिर तभी टैंग चोंग ने अटैक कर दिया होता है स्काई बैट स्टिंग की मदद से, जिसका मुकाबला भी लीजी कर रहा होता है अपनी सी हेवनली ब्रिक की मदद से। लेकिन इसको रोकना उतना भी आसान नहीं है, इसीलिए लीजी शाओची से पूछता है कि मुझे आखिर क्या करना चाहिए। शाओची बताता है कि चिंता मत करो, बस अपने माथे पर ध्यान दो क्योंकि तुम्हें असल में इसको हराने के लिए यूज करना होगा स्कॉर्पियन के ब्लड स्पिरिट शैडो को, जिसकी वजह से तुरंत ही वो यूज करने लगता है ब्लड स्पिरिट शैडो को। जो पावर निकलकर जैसे ही हिट हो जाती है टैंग चोंग से तो इसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ही पैरालाइज हो गई थी, यहाँ तक कि उसका सोल स्पिरिट भी डिसअपियर हो जाता है। टैंग चोंग को भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके बॉडी के साथ में ये क्या हो गया, मैं आखिर अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तब फिर लीजी उसके पास में आता है और कहने लगता है कि अरे 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 मुझे तो पता ही नहीं था कि ये ब्लड स्पिरिट स्कॉर्पियन शैडो की पावर इतनी ज्यादा गजब की होगी, तुम तो एकदम मेरे सामने स्टैचू के जैसे लग रहे हो। लेकिन शाओची उसको समझाता है कि ये केवल थोड़ी से समय के लिए ही इसकी बॉडी पैरालाइज होगी। लीजी कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, उतने से पहले ही मैं इसकी बैंड बजा के रख दूंगा। टैंग चोंग की बॉडी पैरालाइज होने की वजह से लीजी उसको बहुत ही जोरों के कई सारे हिट्स पे हिट्स करने लगता है। उसने टैंग चोंग को ये दिखा दिया होता है कि वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। लेकिन टैंग चोंग की बॉडी जैसे ही दोबारा से ठीक होती है तो उससे पहले ही शाओची ने उस बंदे को एक बहुत ही जोरों का हिट कर दिया था। लेकिन टैंग चोंग के पिट जाने की वजह से उसकी तो बहुत ही ज्यादा बेइज्जती भी हो गई थी। टैंग चोंग कहता है कि बहुत अच्छे, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इसके तुरंत ही बाद अब वो दोबारा से एक्टिवेट कर लेता है अपनी सोल स्पिरिट को, जिसका मुकाबला कराने के लिए शाओची यहाँ पर निकाल लेता है उसी रेड स्कॉर्पियन को, जिसकी वजह से उन दोनों ही स्पिरिचुअल बीस्ट के बीच में फाइट भी स्टार्ट हो गई थी। जो नजारा देखकर टैंग चोंग एकदम ही चौंक जाता है कि आखिर इसने ऐसा कैसे कर दिया। इसीलिए वो खुद से ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगता है लीजी के साथ। लेकिन अभी लीजी के लिए इतने ज्यादा पावरफुल बंदे को हराना तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तक कि टैंग चोंग के बैट ने लीजी की स्कॉर्पियन को भी हरा दिया था। यहाँ तक कि लीजी तो अब तो शैडो टेक्निक को भी यूज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको टैंग चोंग की एक बहुत ही जोरों की किक भी हिट हो गई थी। लेकिन अब जैसे ही टैंग चोंग बढ़ने लगता है लीजी को जान से मारने के लिए तो फिर तभी अचानक से ही किसी की आवाज आती है कि रुक जाओ, क्योंकि अब असल में यहाँ पर एंट्री हो चुकी होती है शाओ जुआन की। इसको देखकर तो लीजी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बहुत ही पावरफुल भी थी और उसका असल में एक वेपन होता है म्यूजिकल वेपन। टैंग चोंग कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे शिकार के बीच में आने की। इसीलिए अब ये बंदा गुस्से के साथ में आने लगता है उस पर हमला करने के लिए। लेकिन शाओ जुआन जैसे ही अपने इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है उसमें से कई सारे पावर अटैक्स भी निकलते हैं, जो कि टैंग चोंग पर हिट तो होते हैं लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। वो लगातार ही उसके पीछे पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से अब लीजी को मौका मिल जाता है अपना अटैक करने का। क्योंकि अब जैसे ही टैंग चोंग अटैक करने वाला होता है शाओ जुआन पर तो लीजी दोबारा से टैंग चोंग की बॉडी को ही पैरालाइज कर देता है, इसकी वजह से ना तो वो कोई अटैक कर पाता है और ना ही कुछ और कर पाता है। मौका पाते ही शाओ जुआन ने भी अटैक करके उसको नीचे गिरा दिया था। लेकिन अब टैंग चोंग की बॉडी को ज्यादा समय तक पैरालाइज किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अपनी पावर्स के यूज करते हुए वो बहुत ही आसानी के साथ में रिलीज भी हो जाता है। तुरंत ही अपने बैट को निकाल के सीधा अटैक करने लगता है शाओ जुआन पर। लेकिन ये चीज देखकर अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था लीजी को, इसीलिए वो अपनी ब्रिक के अंदर शाओची के पावर को डालते हुए उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने लगता है और उसकी हेवनली ब्रिक का जो उस बंदे के ऊपर अटैक हुआ था वो उसको ले जाके सीधा मार देता है घाटी की दीवार से, जिसकी वजह से टैंग चोंग का बैट भी डिसअपियर हो जाता है और उसकी भी हालत खराब हो जाती है। खतरे को खत्म करने के बाद लीजी आ जाता है शाओ जुआन के पीछे, जो कि उसकी तरफ पलट के देखती है जिस मोमेंट पर उसका मास्क भी निकल गया था। शाओ जुआन को देखकर लीजी की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लीजी उसको देखते हुए कहने लगता है कि सुनो भाई, तुम जो भी हो अब जरा वहीं पे लटके रहना, क्योंकि हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर वो उस लड़के को देखने लगता है और उससे पूछता है कि वैसे आप हो कौन। लेकिन उसकी ब्यूटी को देखकर लीजी तो उसकी आंखों में ही खो गया था, जिससे कि वह कहने लगती है कि रहने दीजिए, आपको शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन लीजी तो उसकी किसी भी बात का जवाब दे ही नहीं पा रहा था। जिस मोमेंट पर फिर तभी वहाँ पर बाहर निकल के आ गया था शाओची, कि लीजी को कई बार पुकारने की कोशिश करता है लेकिन वो तो उसकी बात पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। शाओची उसको कई बार बुलाने की कोशिश
करता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तब जाकर लीजी को होश आता है और वो उससे कहने लगता है कि शुक्रिया अदा लेडी, आप जो भी हो मेरी हेल्प करने के लिए। वैसे मेरा नाम है लीजी और मैं असल में बाइचेन कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में काम करता हूँ। तो शेजुआन कहने लगती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है और वो उसको अपना नाम भी बताती है कि मेरा नाम है शेजुआन और मैं हाल ही में अपने एक मिशन को कंप्लीट करके ही लौट रही थी, लेकिन मैंने देखा कि आपने कैसे उन बेचारे गरीब भूखे लोगों की हेल्प की और मैं तो असल में उसी बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, जिससे मुझे भी आपकी हेल्प करने का मौका भी मिल गया। तभी शाओची लीजी के पास में जाता है और उससे कहता है कि वैसे बॉस आपकी हार्ट बीट क्यों बढ़ गई है। तो लीजी उसको दूर करते हुए कहता है कि तुम हमेशा ही मेरा काम बिगाड़ देते हो। और फिर वो शाओजुआन से भी यही कहता है कि वैसे मैंने वही किया था जो कि एक इंसान को करना चाहिए और प्लीज आप मुझे सर मत बुलाइए, आप मुझे लीजी बुला सकती हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने उन लोगों को जो खाना दिया था वो काफी नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने उनको ये सिखाया कि कमजोरों को कभी भी बुली नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, जिसकी वजह से ये दुनिया चलती है। जिसकी बातों को सुनकर शाओजुआन कहने लगती है कि आप सच में बहुत ही अच्छे हो। वो कहती है कि मैं रॉयल फैमिली से होते हुए भी उन लोगों के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आपने तो एक नॉर्मल पर्सन होते हुए भी इतना कुछ कर दिया उन लोगों के लिए। लीजी कहता है कि आप प्लीज शर्मिंदा मत होइए, आपने तो मुझसे भी ज्यादा खाने को दान किया था, इसी हिसाब से जितना अच्छा मैं नहीं हूँ उससे ज्यादा अच्छी तो आप हो। शाओजुआन कहती है कि इस बात के लिए आपको तो इनाम मिलना चाहिए, लेकिन मुझे बताइए कि वैसे आप जा कहाँ पर रहे हो और आखिर आपके ऊपर ये 2 स्टार के सोल मास्टर ने हमला क्यों किया था। लीजी कहता है कि देखो ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, मैं असल में यहाँ से जा रहा हूँ मिस्टी माउंटेन के ऊपर, लेकिन तभी उसको याद आता है कि वो जिसके ऊपर बैठकर जाने वाला था उसको तो असल में मार दिया था बैट मॉन्स्टर ने, जिसकी वजह से वाकई लीजी इतना लंबा सफर कैसे तय कर पाएगा। शाओजुआन कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं आपकी हेल्प करूंगी। जिसके बाद फिर ये दोनों ही यहाँ से साथ में चलने लगते हैं, लेकिन जो असल में टैंग चोंग होता है यानी कि बैट मॉन्स्टर ना तो पूरी तरीके से मरा था और ना ही पूरी तरीके से हारा था, इसी वजह से दोबारा से उसकी बॉडी एक्टिवेट होने लगती है। रास्ते में तभी लीजी शाओजुआन से पूछता है कि वैसे आप अपने इतने बड़े काफिले के साथ में कहाँ पर जा रही हो। बताती है कि हम लोग असल में जा रहे हैं लोंगडू सिटी में। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से आ जाता है टैंग चोंग उन पर हमला करने के लिए। इसको रोकने के लिए भले ही लीजी ने अपने सामने एक शील्ड को बनाया था, लेकिन वो काम नहीं करती। टैंग चोंग अब उन दोनों के सामने हंसते हुए खड़ा हो जाता है और ये कहने लगता है कि वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी वजह से मेरा एक और नया लेवल भी ब्रेक थ्रू हो जाएगा, क्योंकि ये हो चुका है तो चलो क्यों ना तुम्हें इसका सबक सिखा दिया जाए। जिसके तुरंत ही बाद फिर वो अटैक करने लग जाता है लीजी के ऊपर, जिसके हमलों से लीजी अपने आप को भागते हुए बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तो टैंग चोंग पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और उसके रिफ्लेक्शंस भी फास्ट हो गए थे। इसी वजह से अपने आप को बचाने के लिए तभी लीजी कहने लगता है शाओची से मुझे जल्दी से मेरा वेपन चाहिए। तो शाओची उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर अपीयर कर देता है स्कॉर्पियन को। लीजी के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला होता है टैंग चोंग, तो फिर तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है स्कॉर्पियन की, जिससे कि फिर ये दोनों ही स्पिरिचुअल बीस्ट एक दूसरे के साथ में टकराते हुए फाइट करने लगते हैं। वाकई में रेड स्कॉर्पियन ने टैंग चोंग को थोड़ा सा घायल भी कर दिया था। अब वो जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो फिर उसके सामने आ जाते हैं शाओजुआन, जो कि तुरंत ही अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से अटैक करने लगती है टैंग चोंग के ऊपर। और साथ ही साथ तभी मौके का फायदा उठाते हुए लीजी ने भी अपने मल्टीपल अटैक्स को कर दिया होता है, जो कि टैंग चोंग को सीरियसली इंजर्ड करने के लिए काफी थे। लेकिन ये तो असल में चाल होती है लीजी की यहाँ से भाग निकलने की। टैंग चोंग जैसे ही देखता है कि ये दोनों यहाँ से भाग रहे हैं तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगा। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है ली फैमिली को, जहाँ पर हम सबसे पहले असल में देख पाते हैं ली हुवे को, जो कि लिन फैमिली के लिन शोंग के सामने अपना सर झुकाता है और उससे ये कहता है मिस्टर लिन मुझे बताइए कि आखिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो लिन शोंग ये कहता है कि तुमने 6 महीनों में जितना भी सोना बेचा है उसका मुझे सारा का सारा प्रॉफिट चाहिए, जो कि मुझे चाहिए और किसी भी हाल में। अगर तुम वाकई में मेरे साथ में कोलैबोरेशन करना चाहते हो तो फिर तुम्हें ऐसा करना ही होगा, या फिर अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया तो ये समझ लो कि आज के बाद से तुम कभी भी मेरे नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लेकिन ली हुई आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। जिस मोमेंट पर अब तभी वहाँ पर चिल्लाते हुए आ जाती है एक लड़की, जो कि और कोई नहीं बल्कि असल में होती है लिंग लॉन्ग, और वो कहने लगते हैं कि सेकंड अंकल प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो। तो हुई उसको डांटते हुए कहता है कि क्या तुम्हें तमीज नहीं है कि मेहमानों के आगे कैसे बोला जाता है। जैसे कि लिंग लॉन्ग घुटनों पर आ गई थी, वो कहती है कि मैंने सच में सजा मिलने वाला काम तो किया है और वो मुझे मिलनी भी चाहिए, लेकिन प्लीज आप मेरी माँ को जाने दो। जैसे कि हुई इसको थप्पड़ लगाता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि इसको यहाँ से ले जाओ और इसकी गलतियों की कड़ी सजा इसको मिलनी चाहिए। जिस मोमेंट पर फिर तभी लिन शोंग उठता है और हुई से कहता है कि बस तुम इंतजार करो टैंग चोंग के वापस आने का, मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत ही जल्द आता ही होगा लीजी को पकड़ के। तुम्हें जैसे इसकी खबर मिले तुम मुझे तुरंत के तुरंत ही बताओगे। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है लीजी और शाओजुआन को भागते हुए, लेकिन तभी इन दोनों पर हमला करने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है टैंग चोंग, जो कि पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका था और वो अटैक करने के लिए जा रहा था। जिससे कि फिर लीजी भी तुरंत अपनी हेवनली ब्रेक को लाकर उसके साथ में फाइट करने लग जाता है, लेकिन टैंग चोंग बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ में उसको मारते ही जा रहा था। इसीलिए उसको रोकने के लिए तभी पीछे से आ जाती है शाओजुआन। लेकिन अब तो टैंग चोंग के रिफ्लेक्शंस
फास्ट होने की वजह से वो अब जैसे ही पहुंचने वाला होता है शाओ जुआन पर हमला करने के लिए, तो फिर तभी उसके ऊपर लीजी अटैक करता है और उसको रोक लेता है। लीजी कह रहा था कि सुनो चमगादड़, अगर हिम्मत है तो जरा मेरे पीछे आओ। इसीलिए टैंग चोंग इसके ऊपर अपने पावर से कई सारे हमले पर हमले करते जा रहा था। साथ ही साथ शाओ जुआन भी पीछे से ही आ रही थी, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए पहुंच जाता है टैंग चोंग उस पर हमला करने के लिए, क्योंकि एक जानलेवा हमला होता है। इसी वजह से उसके सामने आ जाता है लीजी, जिससे कि टैंग चोंग ने लीजी के सीने को तक चीर कर रख दिया था। लीजी जब अनकॉन्शियस हो रहा था तब वो देखता है कि इसी मोमेंट पर टैंग चोंग मारने वाला होता है शाओ जुआन को, जिसके बाद हम अगले ही सीन में देख पाते हैं लीजी को एक अलग सी जगह पे। उसकी बॉडी में वो घाव तो होता है, लेकिन लीजी अभी भी जिंदा दिखाई दे रहा था। वो उठता है, ये कहने लगता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे हूँ और ये जगह कौन सी है, क्योंकि वो तो फाइट कर रहा था, फिर अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। वो कहने लगता है कि देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फ्लोटिंग आइलैंड का सोल पैलेस हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर अकेला क्यों है। जहाँ पर तभी अब उसके पास में आ जाता है शाओची और वो कहने लगता है कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारी बॉडी की सारी एनर्जी चंद पलों में ही खत्म हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि अब तुम मौत के कगार पे खड़े हो। जो बात जानते ही लीजी एकदम से ही शॉक हो जाता है। शाओची कहता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारी सोल फायर को यूज कर सकते हैं, जिससे कि तुम्हारी बॉडी और स्पिरिचुअल पावर को भी रिकवर किया जा सकता है, लेकिन ये चीज तुम्हारी सोल को हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर देगी, यानी कि अगर तुम दोबारा किसी ऐसी सिचुएशन में आए तो हमेशा के लिए ही मारे जाओगे। इसीलिए शाओची कहने लगता है कि जल्दी से अपनी सोल पावर को यूज करो ताकि तुम अपने सोल स्पेस को रिपेयर कर पाओ। जिसको वो जैसे ही करने लगता है तो फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शाओ जुआन को, जिसके सामने आ चुका था टैंग चोंग और वो ये कह रहा था कि बेकार में मेहनत क्यों कर रही हो, जब तुम ये जानती हो कि ना तो तुम मुझे मार पाओगी और ना ही मुझसे जीत पाओगी। जिस मोमेंट पर फिर तभी अचानक से ही अटैक होता है टैंग चोंग के ऊपर, जिससे कि एक पावरफुल स्टिक उसके हाथ के आर पार ही निकल गई थी, जो कि असल में होते हैं शाओ जुआन के मास्टर, और उन्होंने केवल एक ही झटके के साथ में टैंग चोंग को काफी दूर फेंक दिया था। इनका असल में नाम होता है मास्टर शैमसंग, जो कि शाओ जुआन के पास में जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे माफ करना, तुम्हारी ये हालत हो गई। शाओ जुआन कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, आप मेरे दोस्त को बचा लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया मुझे बचाने के चक्कर में। जिससे कि मास्टर शैमसंग तुरंत ही पहुंच जाते हैं लीजी के पास में और ये देखने लगते हैं कि क्या अभी वो जिंदा भी है, लेकिन लीजी की तो सांसें ही चलना बंद हो गई थी, यानी कि वो मारा जा चुका है। इस मोमेंट पर अब तभी टैंग चोंग उठता है और ये कहने लगता है कि सुनो बुड्ढे, जरा अपने काम से काम रखो। जो बात सुनते ही मास्टर शैमसंग कहने लगते हैं कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, हमारी प्रिंसेस को चोट पहुंचा के, अब तुम्हें इसका खामियाजा अपनी जान दे के भुगतना होगा। इसके लिए उन्होंने तुरंत ही अपने काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है टैंग चोंग के ऊपर, जिससे कि वो इंजर्ड हो जाता है और वो शाओ जुआन से कहते हैं कि चलो यहाँ से। शाओ जुआन कहती है कि वैसे हमें लीजी को भी अपने साथ में ही ले जाना होगा, हो सकता है कि कोई तरीका हो इसकी जान बचाने का। मास्टर शैमसंग कहते हैं कि अब ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लड़का ऑलरेडी मारा जा चुका है। जो बात सुनते ही शाओ जुआन ये कहने लगती है कि अगर ऐसा है तो मैं उसको दूंगी अपना सोल एलिमेंट, ताकि मैं इसके हर्ट को दोबारा से रिकवर कर सकूं। शैमसंग कहते हैं कि आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शाओ जुआन रुकने वाली नहीं थी और वो उसको देने लगती है अपना सोल एलिमेंट। साथ ही साथ लीजी तो अपनी सोल फायर को यूज कर ही रहा था, लेकिन अब उसकी सोल फायर भी कमजोर पड़ने लगती है। इसीलिए वो शाओची से पूछता है कि अब आखिर मुझे इसको और कितने समय तक होल्ड करके रखना होगा, क्योंकि मेरी सोल पावर ऑलरेडी अब खत्म ही होने वाली है। शाओची कहता है कि बस थोड़ा सा और संभाल लो, बस ये काम पूरा होने ही वाला है। लेकिन अब लीजी और ज्यादा समय तक इसको संभाल नहीं सकता था, उसकी सोल फायर भी खत्म हो जाती है। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से ही उसकी बॉडी में फील होने लगती है सोल एलिमेंट, जो कि उसको मिल रहा था शाओ जुआन की हेल्प से। वो खुद भी शॉक हो जाता है कि आखिर ये मिरेकल कैसे हुआ। शाओची लीजी से कहता है कि अब आपको जल्दी से अपना काम पूरा करना चाहिए, आपका कोई चाहने वाला आपको सोल एनर्जी दे रहा है। जिससे कि फिर लीजी तुरंत ही उसी सोल एनर्जी को यूज करते हुए अपने सोल स्पेस को दोबारा से रिकवर करने की कोशिश करने लगता है। अचानक से इतने ज्यादा पावर आ जाने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा बेहतर फील कर रहा था, इसीलिए वह पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से अपने सोल स्पेस को भी रिकवर कर पाता है। लेकिन ऐसा करने की वजह से इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा था शाओ जुआन के ऊपर। लेकिन अब तभी टैंग चोंग ने दोबारा से अपनी बॉडी को रिकवर कर लिया था फाइट के लिए। इसीलिए वह कहता है कि बुड्ढे, अब तुमने मुझे पूरी तरीके से गुस्सा दिला दिया। मास्टर कहते हैं कि बच्चे, अभी मैंने तुम्हारे साथ में कुछ किया भी नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम लिन फैमिली की तरफ से आए हो और मैं तुम्हारे जैसे कईयों को मार चुका हूँ। जो बात सुनते ही टैंग चोंग कहता है कि तुम आखिर मेरे बारे में कैसे जानते हो। मास्टर कहने लगते हैं कि भी लोंगडू के बाइकिंग सिटी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें सब कुछ किया रहा है लिन फैमिली का, और मुझे ये भी पता है कि तुम हो असल में लिन शोंग की कठपुतली। जो बात सुनते ही टैंग चोंग और ज्यादा गुस्से में आ गया था। लेकिन साथ ही साथ तभी शाओ जुआन की भी हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि वो और ज्यादा समय तक लीजी को अपनी सोल पावर नहीं दे पाएगी। इसी वजह से अब तो शाओ जुआन भी अनकॉन्शियस होकर गिर जाते हैं लीजी के ही ऊपर। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है लीजी को, जिसने इतनी ज्यादा सोल एनर्जी को यूज करते हुए बना लिया होता है एक बहुत ही ज्यादा शानदार सोल स्पेस को, जो कि रिपेयर होने के बाद इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा था जैसे कि यही स्वर्ग हो। लीजी का सोल स्पेस मानो ऐसा लगता है जैसे कि यही सपनों की दुनिया है, जिसके पूरा होते ही
ही अब तभी लीजी के चारों तरफ ही उसकी ब्रिक ऑफ हेवन भी फ्लोट करने लगती है। इसका मतलब ये था कि अब तो हेवनली ब्रिक का भी लेवल ब्रेक थ्रू हो चुका था। लीजी की बॉडी के ऊपर जो भी घाव होता है वो भी पूरी तरीके से भर जाता है और उसके हेड पर आ चुका होता है 1 स्टार। श्याओजी उसके अप्रिशिएट करते हुए कहता है कि मास्टर आपने तो वाकई में कमाल कर दिया, क्योंकि आप जगा चुके हो काइटियन स्पिरिचुअल स्किल को, जिसके बारे में लीजी जानता भी नहीं है कि आखिर असल में ये चीज होती क्या है। तो फिर उसके बारे में तुरंत ही बताने लगता है श्याओजी। तो कहता है कि ये असल में होती है एक सुपर पावरफुल हीलिंग टेक्निक। हीलिंग टेक्निक का नाम सुनकर लीजी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अगर अब उसको कोई भी चोट लगेगी तो वो तुरंत ही हील हो जाएगी। लीजी कहता है कि इस पावर की मदद से अब मुझे कोई भी जरूरत नहीं है कि मैं उस बैट मॉन्स्टर से डरूं। तभी उसको याद आता है कि जब वो मर रहा था तब बैट मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था शाओ जुआन के ऊपर, क्योंकि वो उठते ही सबसे पहले नाम लेता है शाओ जुआन का कि तुम कहां पर हो, जो कि उसके बगल में ही खड़ी हुई होती है और वो उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैं काफी खुश हूँ जो कि तुम अभी भी जिंदा हो। लीजी कहता है कि अब तुम उस चमगादड़ को संभालने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें कुछ शानदार करके दिखाता हूँ। लेकिन लीजी की बॉडी अभी उतनी केपेबल नहीं होती। शाओ जुआन कहती है कि ऐसा इस वजह से क्योंकि तुम्हारी बॉडी की सारी एनर्जी जा चुकी है। लेकिन चिंता मत करो, यहाँ पर आ चुके हैं मेरे मास्टर, जो कि अब तुम्हें यहाँ पर कुछ जलवेदार करके दिखाएंगे। क्योंकि तभी यहाँ पर टैंग चोंग फाइट करने के लिए तैयार हो गया था मास्टर शैमसंग के साथ में, दौड़ते हुए जाकर अपना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्लॉ हिट करने वाला था। लेकिन आखिर मास्टर के पावर लेवल के सामने ये चमगादड़ कैसे ही टिक सकता है, इसलिए उन्होंने एक ही हिट के साथ में उसको पीछे तो कर दिया था, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता। जिसके बाद फिर यहाँ पर एक बहुत ही गजब की फाइट भी स्टार्ट हो गई थी, जिसमें हमें हर बार ऐसे देखने को मिल रहा था जैसे कि मास्टर अपने किसी नौसे के स्टूडेंट को ज्ञान दे रहे हो। लेकिन इस फाइट को देखते हुए लीजी ने एक बात रियलाइज की होती है, भले ही मास्टर इस फाइट में अपना कमाल दिखा रहे हैं, लेकिन टैंग चोंग को अभी तक सीरियसली इंजर्ड कर ही नहीं पाए, क्योंकि टैंग चोंग की बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल होती है कि वो किसी भी हिट को संभालने के लिए काफी है। हो सकता है कि इस फाइट को मास्टर ना जीत पाए और टैंग चोंग जीत जाए, लेकिन अभी तो देखने में ऐसा ही लगता है कि जितनी बार भी टैंग चोंग हमला करने के लिए आता है तो मास्टर उसको पीछे कर दिया करते थे, लेकिन जितनी बार भी टैंग चोंग उठता है वो हर बार अपने लेवल को बढ़ा लेता है, जैसे मानो गुस्से के साथ में उसकी पावर्स भी बढ़ रही हो। यहाँ तक इस बार तो टैंग चोंग ने अपनी साइज को भी दुगना कर लिया था। इसे कहने लगता है कि आखिर ये बंदा क्या कर रहा है, जैसे कि शाओजी उसको ये बताता है कि ये बंदा असल में अपने सभी एलिमेंट्स को एक्टिव करके बढ़ा रहा है अपनी स्ट्रेंथ को, लेकिन ये चीज आने वाले टाइम में उसकी जान भी ले लेगी। और अब इतने जायंट साइज के टैंग चोंग को हराने के लिए मास्टर यूज करने लगते हैं अपने कई सारे स्लैशिंग अटैक्स को, जिनका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, बल्कि वो मास्टर को ही घायल कर देता है। शाओ जुआन भी अपनी पावर्स को यूज करती है टैंग चोंग को रोकने के लिए, लेकिन एनर्जी कम होने की वजह से वो भी ऐसा कर नहीं पाते। अभी लीजी इस बात पर गौर करता है कि भले ही इस बंदे के साइज बढ़ गया है, लेकिन इसकी जो बॉडी की मूवमेंट है वो पहले से ज्यादा स्लो हो गई है। उसकी स्किन तो मानो जैसे कंक्रीट के जैसे सॉलिड हो। वो कहता है कि हाँ चाहे जो भी हो, लेकिन मैं आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ बंदा हूँ, ऐसा कोई भी कंक्रीट वॉरियर नहीं है जो कि मेरे सामने टिक सके। वो अपनी कैलकुलेशन करने लगता है कि अगर कोई सॉलिड मटेरियल को स्ट्रेच कर लिया जाए तो भले ही उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही हो, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी सारे गैप्स आ जाते हैं। इसलिए वो शाओजी से कहता है कि जाओ और उस बंदे को बता दो कि तुम्हारा मुकाबला मुझसे होने वाला है। वो कहता है कि तुम्हें उसकी बॉडी के ऊपर कुछ स्पेशल तरीके के मार्क्स दिखाई दे रहे होंगे, जो कि लीजी को नजर आते हैं उसकी चेस्ट के ऊपर, यानी कि वो जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे टैंग चोंग के वीक पॉइंट्स थे, जिनको और ज्यादा कमजोर करते हैं। तभी लीजी मास्टर से कहता है कि अब आपको यूज करना होगा अपनी पावर को, जिसकी वजह से मास्टर भी उसके वीक पॉइंट्स पर हिट करने लगते हैं। शाओजी ने मौका पाते हुए उसके सारे के सारे वीक पॉइंट्स को कवर कर लिया था, जिनके ऊपर मास्टर हिट पर हिट करते जा रहे थे, जिसकी वजह से जायंट टैंग चोंग के मूवमेंट और भी ज्यादा स्लो हो जाते हैं। अब वो चाहकर भी ज्यादा समय तक फाइट नहीं कर पाएगा, और सच में कुछ ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि शाओजी ने जायंट टैंग चोंग की बॉडी के सारे वीक पॉइंट्स को विजिबल कर दिया था। लेकिन अभी भी ये बंदा देखने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लगता है, जिस मोमेंट पर तभी हेवनली ब्रेक जाती है और वो पूरी तरीके से बिखेर कर रख देती है टैंग चोंग को, क्योंकि किसी भी कंक्रीट को तोड़ने के लिए उसके पॉइंट्स को टारगेट किया जाता है और एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसकी वजह से टैंग चोंग के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो धमाका होता है उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है, जिससे मास्टर खुद को बचाते हैं और लीजी अपने सामने एनर्जी शील्ड को बना लेता है। मास्टर तभी चिल्लाते हुए आते हैं कि तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं आई। लीजी कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो एकदम ही ठीक हूँ, लेकिन वो तो असल में पूछ रहे होते हैं शाओ जुआन से, तो वो भी कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं भी एकदम ठीक हूँ। जिससे कि फिर तभी मास्टर लीजी से ये पूछने लगते हैं कि क्या तुम मुझे ये बताओगे कि इस बंदे को हराने के लिए अभी हाल ही में तुमने कौन सी ट्रिक को यूज किया था, क्योंकि वो चीज मुझे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लगी है, लेकिन अगर लीजी उनको समझाएगा भी तो वो समझ नहीं पाएंगे। वो कहता है कि वैसे इसको कहते हैं लॉ ऑफ आर्किटेक्चरल मैकेनिक्स। मास्टर कहते हैं कि मैंने आज तक कभी भी ऐसी कोई टेक्निक के बारे में तो सुना ही नहीं, लेकिन जो भी हो तुम्हारी ये टेक्निक थी कमाल की। इसके बाद फिर हम लीजी को अगले ही सीन में देख पाते हैं शाओ जुआन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर उसकी आंखों के सामने एक स्टैचू बना हुआ होता है, जो कि देखने में एकदम रियलिस्टिक लग रहा था और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी था, क्योंकि ये असल में होता है शाओ जुआन का स्टैचू। तभी शाओजी उसके पास में आता है और ये बताने लगता है
कि ये असल में शाओ जुआन ने तुम्हें जो अपनी पावर्स दी थी उसी की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा होने की वजह से उसकी भी सोल पावर बहुत ही ज्यादा कम हो गई होगी। तो लीजी कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करके देखता हूँ। अपनी पावर्स की मदद से उसके स्टैचू को जगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये चीज ऐसे काम नहीं करेगी। वो कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी सोल काफी ज्यादा डैमेज हो जाएगी, इसीलिए भी तुम हाल फिलहाल में कुछ भी करके उसको ठीक कर ही नहीं सकते। अभी लीजी बताने लगता है कि वैसे जिस दिन मैं समय को चीरते हुए यहाँ पर आया था असल में किसी शीबा लुओ कैरेक्टर के बर्थडे का दिन था। उस दिन के बारे में कहा जाए तो वो बन चुका है लीजी के लिए अवेकनिंग का डे। लीजी शाओची से पूछता है कि वैसे क्या इसके अंदर और कोई सोल नहीं आ सकती, कुछ भी ऐसा नहीं आ सकता जिसकी वजह से ये एक्टिव हो जाए, क्योंकि असल में लीजी उसकी सोल को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जिसके वो काफी हद तक कर भी देता है। जो नजारा देखते हुए मास्टर कहते हैं कि तुम ये हर बार ही कौन सी नई टेक्निक को यूज करते हो। लीजी कहता है कि वैसे इसको कहते हैं मेरी हेवन ओपनिंग स्पिरिचुअल स्किल। इसके बाद में शाओ जुआन बताती है कि उसको केवल लेजेंडरी केओस अवेकेंसी यूज कर सकते हैं, क्योंकि तुम उसको यूज कर चुके हो तो मैं इसका मतलब क्या समझूं। लीजी बताता है कि असल में बात यह है कि मैं हूँ सोल ऑफ केओस, मेरे अंदर ऐसी स्किल है जिसकी मदद से मैं सोई हुई सोल को भी जगा सकता हूँ। लेकिन अभी जब मैं तुम्हें हील कर रहा था तब मैंने देखा कि तुम भी असल में हो एक सोल ऑफ केओस। जो बात सुनते ही शाओ जुआन कहती है कि क्या सच में तुम्हारे पास में कोई तरीका है मेरी स्पिरिट को दोबारा से जगाने का। लीजी कहता है कि हाँ तरीका तो है, लेकिन तुम्हारी ये जो स्पिरिट है वो इंजर्ड हो चुकी है, इसी वजह से तुम्हें अपनी स्पिरिट के लेवल के घोस्ट की पावर को एब्जॉर्ब करना होगा, जिसके बाद फिर मैं तुम्हें अपनी डिवाइन हीलिंग टेक्निक की मदद से ठीक कर दूंगा। जो बात सुनते हुए मास्टर कहने लगते हैं कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो, अगर तुम किसी नॉर्मल इंसान के अंदर घोस्ट की एनर्जी डाल दोगे तो वो तो वैसे भी मर ही जाएगा। लीजी कहने लगता है कि चिंता मत करो मास्टर, मैं एक एक्सपर्ट बंदा हूँ इस मामले में, जो मैं कर सकता हूँ वो तो आप भी नहीं कर पाओगे। लीजी शाओ जुआन के पास में जाता है और उससे कहता है कि अवेकनिंग का काम तुम मुझ पर छोड़ दो, बस उसके पहले मुझे यहाँ से जाना होगा मिस्टी माउंटेन के ऊपर। वहाँ से काम को फिनिश करने के बाद मैं तुम्हें लॉन्गडू में आकर ढूंढ लूंगा। मैं इस बात को कभी भी नहीं भूलूंगा कि आपने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप जो भी कहो। जो बात सुनते ही शाओ जुआन काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं लीजी को, और वो जमीन पर लेटे हुए किसी बारे में सोच रहा था, जिसको देखकर शाओची कहने लगता है कि मास्टर क्या आप सोच रहे हो शाओ जुआन के बारे में, लेकिन वो सच में उसी के बारे में ही सोच रहा था। इसीलिए लीजी कहता है कि पता नहीं अभी तक वो सोई भी होगी या फिर नहीं। यहाँ पर तभी उसके पास में चलते हुए आ जाते हैं शाओ जुआन, जिसको देखते ही लीजी घबरा जाता है। वो कहता है कि आप बाहर क्यों आ गई हो। शाओ जुआन कहने लगती है कि कल सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाओगे मिस्टी माउंटेन की तरफ। तो लीजी कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। तो शाओ जुआन उससे पूछती है कि वैसे क्या मैं आपके साथ में वहाँ पर चल सकती हूँ। जो बात सुनते ही लीजी थोड़ा सा चौंक जाता है और ये कहने लगता है कि वहाँ पर हाई लेवल के सोल मॉन्स्टर्स होंगे जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, मैं आपकी जान को खतरे में कैसे डाल सकता हूँ। वो कहती है कि मैं बचपन से ही ऐसी ही एक जिंदगी को जीना चाहती थी, सफर करना चाहती थी, कि ना तो मुझे कभी भी मौका मिला और ना ही किसी ने जाने दिया, लेकिन आज तो मौका खुद चलकर मेरे सामने आया है। कुछ सालों पहले मुझे इस दुनिया के भ्रमण के लिए भेज दिया गया था, लेकिन वो भी सेना के साथ में। मेरे पिताजी ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी कि मैं उनके बिजनेस को ही संभालूं, जिसके लिए मैंने काफी मेहनत की और फिर मुझे फाइनली जगह मिल गई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। लेकिन जैसे ही मेरी काबिलियत बढ़ने लगी मेरे अपनों ने ही मुझे कांटा समझना शुरू कर दिया। भाई को लगने लगा कि आने वाले समय में मैं ही फैमिली की लीडर बन जाऊंगी। इसी वजह से उसने मेरे अंदर ये क्योटिक स्पिरिट डाल दी ताकि मैं कभी कल्टीवेशन कर ही ना पाऊं। मेरी बॉडी के ऊपर कई बार सेपरेशन किए गए ताकि मैं कल्टीवेशन को आगे ना बढ़ा सकूं। इतनी सारी बातें सुनने के बाद लीजी फाइनली उसकी फीलिंग्स को समझने लगता है कि उसके ऊपर आकर क्या बीती होगी। लीजी कहता है कि वैसे इस हिसाब से तुम्हें तो होना चाहिए फैमिली का हेड, फिर आकर तुम बाकियों से डरती क्यों हो। शाओ जुआन कहती है कि मेरे क्लेन के अंदर बहुत ही सारे मसले चलते रहते हैं, इसीलिए मैं हर जगह पे हर परिस्थिति में खुद को संभाल नहीं पाती। वैसे भी जैसे मैं 18+ हो जाऊंगी मेरी शादी करा दी जाएगी, और इस बार जो मैं क्लेन वापस जा रही हूँ मेरी फैमिली वालों ने ऑलरेडी डिसाइड कर ही लिया होगा कि मेरी मैरी वो लोग आकर किसके साथ में कराएंगे जिनके खिलाफ मैं अपनी आवाज को भी नहीं उठा सकती। इसीलिए मेरे पास में यही इकलौता ऐसा मौका है जिससे मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ और साथ ही साथ अपनी स्पिरिट को भी अवेकन कर सकती हूँ। अगर ऐसा हो गया फिर मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा और दूसरे मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं करेंगे। मैं अपनी जिंदगी को अपनी ही शर्तों पे जीना चाहती हूँ। उम्मीद है कि लीजी तुम मेरी बात को समझ गए होगे। लेकिन लीजी कहता है कि ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ। और वो दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। लीजी कहता है कि वैसे जब हम दोनों साथ में जाने वाले हैं तो हमें दोस्तों तो बन ही जाना चाहिए, और वो उसको दोस्त बनने का तरीका भी सिखाता है कि आकर उसके टाउन में कैसा किया जाता है। अगर एक बार दोस्ती कर ली गई तो दोबारा उसको कभी भी तोड़ा नहीं जाएगा। इसीलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हारी स्पिरिट को अवेकन करने में अपनी पूरी जान लगा दूंगा। इसीलिए लीजी और शाओ जुआन दोनों को ही हुकअप भी हो गया था। जिसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब जैसे ही आँख खुलती है लीजी की तो उसको कुछ लोगों की आवाज आने लगती है। उसको पता चलता है कि मास्टर शैमसंग यानी कि मास्टर लियानबो शाओ जुआन से यह कह रहे थे कि तुम कहीं पर नहीं जाओगी बल्कि जाओगी हमारे साथ में लॉन्गडू सिटी में। शाओ जुआन उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे अभी प्रैक्टिस करने के लिए जाना है, मुझे अपनी जिंदगी को जीना है, क्योंकि आप भी ये बात जानती हो कि आप कब तक आकर ऐसे मुझे प्रोटेक्ट करते रहोगे। तो मास्टर लियानबो कहते हैं कि लेकिन आप भी अपने आप को बचा
कैसे पाओगी जबकि आप कमजोर हो। तो फिर तभी वहाँ पर आ जाता है लीजी और कहता है कि चिंता मत करो मास्टर, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। वैसे भी आप तो ये जानते ही हो कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। तो मास्टर लियानबो कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसा है तो जरा मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। इसके लिए उन्होंने तुरंत ही अपनी पावर्स की मदद से एक सर्कल बना लिया होता है और वो उसी के अंदर ही खड़े हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में शाओ जुआन को जाने की इजाजत भी दे दूंगा। लेकिन अब पहली बार ऐसा होता है कि लीजी की रियल में फाइट हो रही थी एक रियल सोल मास्टर के साथ में, और एक असली सोल मास्टर के साथ में फाइट करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। लीजी जाता है और उनके साथ में हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगता है, लेकिन लियानबो हर बार ही उसको पीछे धकेल दिया करते थे। इस वजह से अब लीजी ने यहाँ पर निकाल लिया होता है अपने हेवनली ब्रिक को। इसके धमाके से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि मास्टर का पैर बाहर निकल जाता है। फिर भी लीजी फाइट को रोकता नहीं है और अपने कई सारे हमले करने लगता है मास्टर लियानबो के ऊपर। इसकी वजह से मास्टर के हाथों से उनकी स्टिक भी छूट जाती है। जैसे उसको लेने के लिए जाते हैं तो उनके सामने आ जाती है हेवनली ब्रिक, लेकिन हेवनली ब्रिक को संभालना उनके बस की बात नहीं थी, जिससे कि केवल यहाँ पर एक ही धमाके के साथ में मास्टर फाइनली उस सर्कल से बाहर आ ही जाते हैं। यानी कि लीजी ने फाइनली शर्त को पूरा कर ही दिया था। मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हारा फ्यूचर साफ साफ देख सकता हूँ। वो कहने लगते हैं कि लड़के वाकई में तुम्हारे अंदर दम तो है, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारी ताकतों का मुकाबला नहीं कर पाया। जी कहता है कि मास्टर आप बस केवल इस बात का इंतजार कीजिए जब तक कि मैं इसकी स्पीड को अवेकन नहीं कर देता। उसके यहाँ से जाने से पहले मास्टर उसके हवाले कर देते हैं स्टीवर्ड ऑर्डर को, यानी कि इसकी मदद से वो लोग रास्ते में जितना चाहे उतना खर्चे को कर सकते हैं। लीजी के कान में कहते हैं कि अगर मेरी प्रिंसेस को जरा सी भी परेशानी हुई तो मैं तुम्हारी गर्दन को तोड़ के रख दूंगा। जहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है कि लीजी और शाओ जुआन दोनों ही चलते हुए फाइनली एक ऐसी सिटी में आ गए होते हैं जहाँ से वो लोग जा पाएंगे मिस्टी माउंटेन के ऊपर। और इस सिटी का ये जो नजारा होता है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। शाओ जुआन बताती है कि इसको असल में कहते हैं ब्यूटिफुल फ्लावर सिटी। एक तरीके से कहा जाए तो ये फैंटेसी कॉन्टिनेंट के ऊपर एक पैराडाइज के जैसे है, जो कि तालाबों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर प्रैक्टिशनर्स और बिजनेसमैन भी आते रहते हैं। तो फिर लीजी भी इसी सिटी के बारे में ही तारीफें करने लगा था। वो कहता है कि सच में यहाँ का जैसा एनवायरनमेंट है मैंने कभी भी नहीं देखा। वो कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर जिंदगी पर रहने के लिए कहा जाए तो मैं आराम से रह लूंगा। तभी शाओ जुआन उसको कैंगलांग और ये स्नेक के बारे में बताती है आज से 10 साल पहले हुए एक वॉर के बारे में। ये सिटी केवल मिस्टी माउंटेन की वजह से ही बची थी, क्योंकि इसकी वजह से दो कंट्रीज की आर्मीज यहाँ पर आ ही नहीं सके। कि असल में इस सिटी में जाने और आने का केवल एक ही रास्ता है, जो कि बहुत ही खास और चुनिंदा लोगों को ही पता होता है। इसके बाद अब ये लोग फाइनली पानी के रास्ते से होते हुए पहुंचने वाले होते हैं सिटी के अंदर, जहाँ का नजारा भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। तभी फिर हम वहीं पर दो प्रैक्टिशनर्स को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर एक दूसरे के साथ में फाइट करते हुए अपनी ट्रेनिंग को कर रहे थे, जिनके एक दूसरे के साथ में टकराने की वजह से उनकी पावर्स का साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता था, क्योंकि उनकी पावर क्लैशिंग ही चारों तरफ फैल रही थी। तभी लीजी और शाओ जुआन देखते हैं कि यहाँ पर और भी कुछ पावरफुल मास्टर्स आ रहे हैं, जिनको देखते ही सभी लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वो कोई छोटे मोटे बंदे नहीं थे। शाओ इन लोगों को देखकर ये कहने लगता है कि ये तो असल में है 5 स्टार के सोल मास्टर्स, जो कि एक्चुअल में होते हैं यहाँ के लॉ एनफोर्सर्स, जिनके सामने सभी लोगों का सर झुकाना अनिवार्य है। तभी लीजी को अपने सामने एक पैलेस दिखाई देता है, जिसके बारे में वो पूछने लगता है शाओ जुआन से। शाओ जुआन उसको बताने लगते हैं कि वो असल में ब्यूटीफुल फ्लावर सिटी के ओनर का ही घर है। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है कि उनके पास में 9 स्टार के सोल मास्टर की भी पावर हुआ करती थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि इंसानियत का सबसे पहला कल्टिवेटर था। लीजी तो केवल 9 स्टार के बारे में सुनते ही चौंक जाता है कि क्या सच में कोई 9 स्टार के पावर को रखने वाला भी बंदा हो सकता है। शाओ जुआन कहती है कि मैंने तो केवल इस बारे में सुना ही था कि वो ऐसा इकलौता बंदा था जो कि मिस्टी माउंटेन के ऊपर अकेले जा सकता था, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के, जहाँ पर आम लोगों का जा पाना बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। शाओ जी लीजी से यह कहने लगता है कि वैसे मेरे ख्याल से ब्यूटीफुल फ्लावर सिटी के ओनर को जरूर से इसके बारे में पता होगा। आखिर तुम्हें स्काई थंडर फायर सीड कहाँ पर मिल सकता है? लीजी कहता है कि हाँ शायद ऐसा हो तो सकता है, लेकिन इन दोनों के यहाँ पर आते ही एक बंदे की इनके ऊपर नजर भी थी। इसके बाद अब लीजी और शाओ जुआन दोनों ही चलते हुए पहुंच जाते हैं यहाँ के वर्ल्ड फेमस रेस्टोरेंट के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। सबसे पहले उनकी मुलाकात होती है यहाँ के मैनेजर से। तो शाओ जुआन उसे सबसे पहले 2 रूम्स को बुक करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो दोनों ही यहाँ पर आज रुकने वाले थे। शाओ जुआन उससे यह कहती है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर हम मिस्टी माउंटेन के ऊपर कैसे जा सकते हैं? जो बात बताने के लिए शाओ जुआन ने उसको थोड़े से पैसे भी दे दिए थे। तो फिर वो लेडी तुरंत ही कहने लगती है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में जानती हूँ, लेकिन वहाँ पर जा पाना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मिस्टी माउंटेन पर जाना वर्जित हो चुका है। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो आप एक बंदे से पूछ सकते हो जिसका नाम है लाओशान, जिससे कि तुरंत ही लीजी को अपने पीछे ही नजर आ गया था लाओशान, जो कि मजे से बैठकर यहाँ पर खाना खा रहा होता है। वो लेडी बताती है कि लाओशान को किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता सिवाय पैसे के। वो तुमसे ना तो ये पूछेगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, उसे बस तुम पैसा दे देना, वो तुम्हारा काम कर देगा। जो बात सुनते ही लीजी तुरंत ही पहुंच जाता है लाओशान के सामने और उसे कहता है कि मास्टर लाओशान को मेरा प्रणाम। वो तुरंत ही उसके बगल में बैठ के ये कहने लगता है कि क्या मुझे बता सकते हो कि आखिर मैं मिस्टी माउंटेन पर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन लाओशान कहता है कि नहीं मैं तुम्हें
तुम्हें वहाँ पर नहीं ले जा सकता। तो लीजी उससे कहता है कि हाँ मैं समझ चुका हूँ कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। वो सबसे पहले उसकी रखी हुई ड्रिंक को फेंक देता है और ऑर्डर कर देता है यहाँ के सबसे एक्सपेंसिव वाइन को। जो बात सुनते ही लाओ शान एकदम शॉक हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ उसके लिए ऐसा क्यों कर रहा है। इसीलिए वो पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हारे साथ में और कौन जाएगा। तो लीजी कहता है कि बस ज्यादा नहीं, हम लोग 2 ही हैं। लाओ शान कहता है कि ऐसा करना तुम्हारे लिए थोड़ा सा रिस्की होगा। जिसके बाद फिर लोगों के सामने पेश की जाती है आज से 30 साल पहले बनाई गई एक वाइन को, जिसके निकलने का भी तरीका बहुत ही ज्यादा शानदार था। लाओ शान एकदम ही शॉक हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, आखिर मैं इतनी ज्यादा महंगी ड्रिंक को कैसे ले सकता हूँ। लीजी उससे कहता है कि चिंता मत करो, इसका सारा पैसा मैं ही तो देने वाला हूँ। इसकी स्मेल को लेते ही लाओ शान का तो एकदम से ही दिल खुश हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें और तुम्हारे साथी को ले जाने के लिए मुझे जरूरत होगी 200 सोने के सिक्कों की। इसके सामने शाओ जुआन ने तुरंत ही पैसों को फेंक दिया था कि ये लो तुम्हारा सारा पैसा, बल्कि जितना तुमने मांगा है ये उससे भी ज्यादा है। तो लाओ शान कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। आप लोगों को मुझे मिस्टी माउंटेन के एंट्रेंस पर सुबह से मिलना होगा। बस याद रखना कि तुम लोग वहाँ पर किसी भी चंगुल में ना फंसो, क्योंकि हमें समय रहते एंटर करना होगा, वरना हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। जो बात जानते ही लीजी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो तुरंत ही उस वाइन को पी जाता है जो कि लाओ शान पीने वाला था और यहाँ से चला जाता है अपने रूम की तरफ। जिसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं लीजी को, जिसको तभी दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है क्योंकि उसके लिए खाने को ला दिया गया था, जो कि एकदम ही फ्रेश और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी होता है। वो लेडी कहती है कि आप जैसे ही माउंटेन्स में जाओगे आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मैंने ये सुना है कि जो भी ग्रुप वहाँ पर पिछली बार गया था वो जिंदा वापस नहीं आया। जो बात सुनते ही लीजी चौंक जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा। तभी फिर लीजी उस लेडी से यहाँ के बंदरगाह के मालिक के बारे में पूछने लगती है कि आखिर वो कैसा बंदा है, जैसे कि वो ये बताती है कि वो बंदा पूरे साल ही घूमते रहता है। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है कि वो असल में अपनी बेटी को ठीक करने के लिए किसी ऐसी चीज को ढूंढता फिर रहा है जो कि उसके कियोस स्पिरिट को ठीक कर सके। जो बात सुनते ही लीजी चौंक जाता है और वो कहता है कि क्या वाकई में ऐसा है। वो लेडी बताती है कि बेशक हमारे डॉग मास्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि आखिर उनकी बेटी सोल ऑफ कियोस कैसे हो सकती है। इसके लिए तो मैं केवल उसकी किस्मत का खराब होना ही कहूंगी। इसके बाद अब वो लेडी यहाँ से चली भी जाती है। इसके बाद अब हमें अगले दिन दिखाया जाता है लीजी और शाओ जुआन को, जो कि उस लोकेशन पर पहुंच गए होते हैं जिसके बारे में उन लोगों को लाओ शान ने बताया था। लीजी कहता है कि अच्छा तो ये है वो जगह। इस मोमेंट पर तभी उन लोगों के पीछे से वहाँ पर आ जाता है लाओ शान। इसके अचानक आ जाने की वजह से लीजी तो डर ही गया था। लाओ शान कहता है कि चलो यहाँ से अभी तो कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन ये बात को जान लो कि हमें जहाँ पर जाना है वो जगह है 30 माइल्स दूर। और ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर रहने वाले खतरों की वजह से करेंगे। लाओ शान बताता है कि हम लोग चाहे कितना भी मैप को यूज क्यों ना कर लें, लेकिन वो किसी भी काम का नहीं है। केवल जो वहाँ पर जा चुका है वही तुम्हें पहुँचा सकता है, इसीलिए लोकेशन पर पहुँचने से पहले मुझसे दूर मत होना। लीजी कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। लाओ शान कहता है कि देखो अगर तुम ऐसा करोगे और रास्ता भटक जाओगे तो मुझसे मत कहना। जहाँ पर तभी लीजी को वहीं पर एक और बंदा खड़ा हुआ नजर आता है, जिसके साथ में वो लोग बातें करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने तो तभी अचानक से ही लीजी के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे कि लीजी को अपने आप को बचाने के लिए यूज करनी पड़ती है अपनी ब्रेक ऑफ हेवन को। उसे ये बात समझ में भी नहीं आई थी कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। वो हंसते हुए कहने लगता है कि तुम जैसे लिटिल सोर मास्टर्स आकर क्यों एंटर करना चाहते हो मिस्टी माउंटेन्स में, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा वहाँ पर सर्वाइव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जब तुम मुझ पर हमला नहीं कर पाए फिर आकर वहाँ पर क्या ही टिकोगे। इस बात पर लीजी को गुस्सा आ गया था, लेकिन तभी उसको रोक लेती है एक दूसरी लड़की, जो कि कहने लगती है कि दोस्तों जरा अपना ख्याल रखो। वो कहती है कि जब सभी लोग आ ही चुके हैं तो क्यों ना आगे चलना भी स्टार्ट किया जाए। साथ ही हमें पता चलता है कि उसका असल में नाम है टैंग यू। इसलिए इन लोगों ने तुरंत ही यहाँ से आगे चलना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बंदा तो लीजी को रास्ते में भी बुली करते हुए जा रहा था। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है यंग लॉर्ड को, जिसके पास में तभी उसके 2 खबरी पहुंच जाते हैं और ये बताते हैं लीजी असल में पहुंच चुका है ब्यूरियल फ्लावर सिटी में। जो बात सुनते ही यंग मास्टर शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है कि यानी कि टैंग चोंग उन लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। सिपाही बताते हैं कि टैंग चोंग से हमारा कनेक्शन काफी समय से टूटा हुआ है, हो सकता है कि उसके साथ में कोई ना कोई गड़बड़ हो गई हो। तभी वो ये बताते हैं कि लीजी जिन माउंटेन्स पर जा रहा है वहाँ पर हमारे लोगों ने पता लगाया है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पाइथन के बारे में। जो बात सुनते ही यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उसी पाइथन की मदद से खत्म करा दिया जाए लीजी को। जिस बारे में सोचते हुए ही यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम लोग भी यहाँ से जाने वाले हैं मिस्टी माउंटेन्स की तरफ। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टी माउंटेन के रास्तों को, लेकिन यहाँ का जो जंगल होता है वो वाकई में देखने में भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जहाँ पर लाओ शान आगे बढ़ते जा रहा था अपने चारों ही साथियों के साथ में, लेकिन वो यहाँ के माहौल को देखकर समझ जाता है कि जरूर से कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। इसीलिए उसने तुरंत ही अपने सभी के सभी साथियों को कुछ खास तरीके के एलिजिर्स दे दिए थे। वो कहता है कि ये एलिजिर तुम लोगों को हमेशा जगा कर रखेंगे और फुर्तीला भी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कब कौन सी गड़बड़ हो जाए ये किसी को भी नहीं पता। वो लोग अपने चारों तरफ ही देख रहे थे कि पता नहीं कौन सी तरफ से कैसा खतरा आ जाएगा। जिस मोमेंट पर तभी उन लोगों को फील होने लगती है जैसे कोई मॉन्स्टर आने वाला हो। इसीलिए लीजी शाओ जुआन से कहता है कि जरा संभल के रहना। ये सारे के सारे बंदे तुरंत ही अपने अपने वेपन्स को एक्टिवेट कर चुके होते हैं सामने आने वाले खतरे के लिए, और उन लोगों के वेपन्स को देख
देखकर शाओची कहने लगता है कि इन लोगों के पास में वाकई में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट्स हैं। जो बात सुनते ही लीजी कहता है कि ये बात तो सच है, अगर तुम्हारे पास में स्किल्स नहीं है तो माउंटेन्स पर जाना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। लाओशान कहता है कि संभल कर रहना क्योंकि खतरा आने वाला है। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से ही एक इल्यूजन ने हमला कर दिया होता है उन लोगों के ऊपर, और ये इल्यूजन भी इन लोगों के जैसे ही बना हुआ था ताकि इनके साथियों को इन्हीं की मदद से ही मारा जा सके। तभी टेंग्यू देखती है कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही है उसी के जैसे ही दिखने वाली लड़की, जिसके हमलों से टेंग्यू ने खुद को बचाया था और वो उसको ही मार देती है। लाओशान कहता है कि दोस्तों संभल के रहना क्योंकि ये खतरे आम नहीं है, और असल में ये सारे के सारे इल्यूजन्स बना रहे होते हैं यहाँ पर रहने वाले स्पाइडर्स, जिनको असल में कहते हैं इल्यूजन मिस्ट स्पाइडर, जिनकी संख्या कम नहीं होती और वो दोबारा से इल्यूजन्स को बनाने लगे थे। लाओशान कहता है कि आ जाओ दुश्मनों, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके तुरंत ही बाद उसने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइडर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। इसके साथ में फाइट करते हुए लाओशान ने उसके एक लेग को भी काट दिया था। साथ ही साथ तभी कोयुन भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके हेड को चीरने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका हेड तो किसी भी रॉक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जब तक लाओशान और कोयुन दोनों ही उसके साथ में फाइट कर रहे थे, तो फिर उसी पर लीजी के सामने आ जाता है एक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पाइडर, जिसने लीजी पर अटैक करने के लिए लीजी का ही इल्यूजन बना दिया था। तभी लीजी के पीछे से जैसे एक स्पाइडर आ जाती है तो उसको बचाने के लिए सामने आ जाती है टेंग्यू, जो कि उसको रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगाने लगती है, लेकिन टेंग्यू भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। लीजी उसको रोकने के लिए अपनी हेवनली ब्रेक को यूज करने लगता है, लेकिन ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता। तभी टेंग्यू आते हैं और अपनी स्वॉर्ड को उसके हेड में घुसाते हुए लीजी से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम इसकी बराबरी नहीं कर पाओगे। लेकिन लीजी और शाहजुआन आकर ऐसा कैसे कर सकते थे, वो दोनों ही अपनी पावर्स का यूज करने लगते हैं टेंग्यू की मदद करने के लिए, जिसके तुरंत ही बाद टेंग्यू ने जाकर उसके साथ में फाइट करना स्टार्ट भी कर दिया था। लीजी अपनी हेवनली ब्रेक की मदद से बहुत ही तगड़ी टक्कर देने लगता है स्पाइडर को। वो स्पाइडर जितनी बार भी उन लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रहा था अपनी पावर्स की मदद से, तो लीजी अपने आप को बचा लिया करता था और टेंग्यू अपने आप को बचा लिया करती थी। लेकिन इस बार टेंग्यू कुछ कर नहीं पाती और वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उस स्पाइडर ने अपने टेंटिकल्स की मदद से टेंग्यू के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था, जिसको वो घुसा देता है टेंग्यू के सीने में होता है। इसको बचाने के लिए लीजी ने यूज किया होता है अपनी ब्रेक ऑफ हेवन को, जिसकी वजह से उस बीस्ट का सारा ध्यान आ जाता है लीजी के ऊपर। लीजी तुरंत ही अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन टेंग्यू की हालत खराब हो गई थी, जहाँ पर उसके पास में शाओजुआन आकर उसको देखने लगती है, जहाँ पर तभी हम देख पाते हैं लीजी को, जिसके ऊपर इस स्पाइडर ने बहुत ही खतरनाक तरीके से हमला करना स्टार्ट कर दिया था। लीजी अपने आप को बचाने के लिए ब्रेक को यूज करता है, लेकिन तभी उसका साथी भी वहीं पर आ गया था, जिसने अपने केवल एक ही स्वॉर्ड के स्लैशिंग अटैक से उसकी लेग को ही काट दिया था, जो नजारा लीजी के लिए भी बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि फिर तभी वो जंप लगाते हुए जाता है और उसी स्पाइडर के हेड में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। साथ ही साथ तभी लीजी ने अपनी ब्रेक को काफी बड़ा करते हुए स्पाइडर के ऊपर गिराकर उसको पूरी तरीके से कुचल कर ही मार दिया था। तभी फिर हम वहीं पर देख पाते हैं लुओ शैन को, जो कि उस मल्टी लेग्ड स्पाइडर के साथ में फाइट करने की कोशिश कर रहा था। उसको भी मारने के लिए लुओ शैन यूज करते अपनी स्वॉर्ड को, जिसे वो घुसा देते हैं उस स्पाइडर के हेड के अंदर। तब जाकर इन लोगों ने फाइनली खत्म कर दिया होता है इतने बड़ी साइज के बीस्ट को। टेंग्यू की जान बचाने के लिए वो लीजी और उनका शुक्रिया अदा करती है। तभी लुओ शैन कहने लगता है कि वैसे ये जो हमने बीस्ट मारे हैं उनकी स्पिरिट को एब्जॉर्ब करना कौन चाहता है, कोई भी हो तो मुझे उसके लिए पैसे देने होंगे। तो लीजी उसके लिए तुरंत ही पैसे चुकाता है और कहता है कि मैं उनकी स्पिरिट को एब्जॉर्ब करूंगा। जब वो ऐसा करने के लिए जा रहा था तो फिर तभी उसके पास में आ जाता है शाओची और वो कहने लगता है, मास्टर क्या आपको पता भी है कि ये जो स्पाइडर है वो आपसे भी ज्यादा ताकतवर थे, इसी वजह से अगर आप इनकी पावर को एब्जॉर्ब करोगे तो हो सकता है कि आपको कोई नुकसान हो जाए। लेकिन लीजी डरने वाला नहीं है, वो कहता है कि शाओची आखिर ये एक मॉन्स्टर की स्पिरिट है और मैं ऐसा मौका कैसे जाने दे सकता हूँ, कम से कम मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ, जिससे कि मेरा पावर लेवल जितना भी हो सके उतना तो बढ़ ही जाएगा। जहाँ पर तभी वो बंदा कहने लगता है कि सुनो ब्रेक वाले लड़के, हालांकि ये 3 स्टार की मॉन्स्टर सोल मेरे लिए उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर तुम्हारी बात करी जाए तो तुम्हारे लिए इनको एब्जॉर्ब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि तुम्हें अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस बात पर शाओजुआन को गुस्सा आता है, लेकिन लीजी उसको रोक लेता है। लेकिन ये बात सुनकर तो शाओची को भी गुस्सा आ गया था और वो कहता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, जिसकी वजह से फिर लीजी ने अपनी ब्रेक का यूज करते हुए उन मॉन्स्टर्स की सोल को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही साथ टेंग्यू को जो चोट लगी हुई होती है वो उसको भी हील कर रहे थे। सभी के सभी लोग अब केवल लीजी का ही इंतजार कर रहे थे कि वो अपने काम को फिनिश करे और ये लोग यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट कर दें। जब काफी देर हो जाती है तो लुओ शैन ये कहने लगता है कि मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। लोग जैसे यहाँ से जाने लगते हैं तो शाओजुआन उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है कि नहीं, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा और इंतजार करो, बस वो अपने काम को पूरा करने ही वाला है। तो लुओ शैन के साथ वाला बंदा कहता है कि नहीं, उसको आधा घंटा हो गया ऐसा करते हुए, इसकी वजह से तब जाकर उनको रोकना पड़ता है टेंग्यू को। वो कहती है कि तुम लोग ये जानते भी हो कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, फिर आकर वो लड़का अकेले ऐसा सब कुछ कैसे कर पाएगा। लुओ शैन कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ से निकालने का ठेका लिया था, ना कि इस बात
बाद कहा कि मैं तुम लोगों को पावर्स भी गेन कराते जाऊंगा। टेंग्यू कहती है कि ठीक है तुम चले जाओ, मैं रुकूंगी और उसको प्रोटेक्ट भी करूंगी। टेंग्यू के साथ ही कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, तुम ये जानती भी हो कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, ये जगह पूरी तरीके से भरी हुई है मॉन्स्टर से, अगर तुम थोड़े और समय के लिए यहाँ पर रुकोगी तो बेशक मारी ही जाओगी। जो बात तो टेंग्यू भी जानती है लेकिन वो फिर भी रुकने के लिए ही कहती है। टेंग्यू का साथी कुयोन ये कहता है कि अगर उसने ब्रेक थ्रू कर भी लिया तो फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम और वो यहाँ पर सर्वाइव कर भी पाएंगे। टेंग्यू कहती है कि हाँ लेकिन अगर उसने थोड़ी देर पहले मुझे बचाया ना होता तो मैं अभी तक कभी की मर गई होती। कुयोन कहता है कि हाँ लेकिन ऐसा करना तो उसका फर्ज था। टेंग्यू कहती है कि हाँ तो इसी तरीके से मेरा भी फर्ज है उसको बचाना। तो कुयोन कहता है कि ठीक है तुम लोग अपनी इंसानियत को जगाए रखो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके तुरंत ही बाद फिर यहाँ से लुओ शेन और कुयोन दोनों ही चले जाते हैं। तभी फिर हम अगले ही सीन में देख पाते हैं लीजी को, जो कि अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर उस स्पाइडर को तो ले जा चुका था लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल कर पाना इतना भी आसान नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगता है लीजी को मारने के लिए, लेकिन लीजी तो चाहकर भी उसको रोक नहीं पा रहा था। तब जाकर वहाँ पर आना पड़ता है शाओची को, जो कि ब्रेक ऑफ हेवन को यूज करने लगता है उसको रोकने और मारने के लिए। इस मोमेंट पर तभी लीजी ने भी अपने ब्रेक को लेते हुए उसे हिट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी ताकत को वो बार बार और लगातार बढ़ाते ही जा रहा था, जिससे कि फिर ये स्पाइडर बहुत ही जोरों के साथ में टकरा जाती है दीवार से। इसको लीजी जैसे ही छोड़ नहीं रहा था तो फिर तभी वो स्पाइडर यूज करता है अपने वेब को, जो कि लीजी को हिट होती है और वो उसको अपने जाल में जकड़ लेती है। यहाँ तक कि उसने तो लीजी को अपने जाल के ऊपर भी फंसा लिया था, जिससे कि अब यहाँ पर सामने आना पड़ता है शाओची को, जो कि सबसे पहले स्पाइडर को लीजी से काफी दूर कर देता है। जिसके तुरंत बाद फिर लीजी ने अपने ब्रेक के एक्सट्रीम लेवल को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि फाइनली लीजी ने एब्जॉर्ब कर ली होती है इतने खतरनाक स्पाइडर की स्पिरिट को। उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी जो कि जालों से घिर चुका था वो भी पूरी तरीके से साफ हो जाता है। तभी शाओची लीजी को बताता है कि पता नहीं मुझे यहाँ पर कोई अजीब सी चीज फील हो रही है। जब वो लोग देखते हैं तो वाकई में यहाँ पर कोई एक अजीब सी चीज आ गई थी, जिसके बारे में जानने और समझने के लिए तुरंत ही पहुंच जाते हैं लीजी और शाओची। इसको ब्रेक थ्रू करने के लिए लीजी तुरंत ही यूज करने लगता है अपनी स्पिरिचुअल पावर को, और जैसे ही वो जगह लीजी की पावर से ब्रेक थ्रू होती है हमें एक बहुत ही ज्यादा शानदार जगह दिखाई जाती है, क्योंकि असल में लीजी अब महारत हासिल कर चुका होता है इल्यूजन्स को बनाने में। वो भी अब स्पाइडर के जैसे ही इल्यूजन्स को बना सकता है। जो बात जानकर लीजी को खुद से ही काफी ज्यादा खुशी होने लगती है। इसके बाद फिर हम रियल में मिस्टी माउंटेन के ऊपर देख पाते हैं लीजी को, जिसको फाइनली जगा दिया होता है शाओ जुआन ने। लीजी जैसे उठता है तो वो कहने लगता है कि अच्छा तो लाओ शान और बाकी के लोग यहाँ से चले गए। शाओ जुआन बताती है कि उन लोगों से ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था, लेकिन लीजी के लिए रुक गई होती है तो वो होती है टेंग्यू। शाओ जुआन बताती है कि हाँ टेंग्यू तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर रुकी थी। टेंग्यू कहते हैं कि ठीक है अब तुम ब्रेक थ्रू कर चुके हो, अब सोचना बंद करो, क्योंकि ये काम मैंने कोई फ्री में नहीं किया बल्कि तुम्हारा जो कर्ज था मैंने उसको ही उतार दिया। जिसके तुरंत बाद फिर ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। इसी कहता है कि हमें किसी भी हाल में लाओ शान और दूसरे बंदे को पाना होगा, जिससे कि इन तीनों का ही ये नया सफर शुरू हो गया था। लेकिन टेंग्यू की हालत तो पहले से ज्यादा खराब होने लगती है। वो कहती है कि शायद हम लोग रास्ता भटक गए हैं और तुरंत ही नीचे गिर जाती है, क्योंकि स्पाइडर के उसको घाव करने की वजह से टेंग्यू को ब्लीडिंग तो हो ही गई थी, साथ ही साथ उसका पॉइजन भी उसकी बॉडी में चला गया था। लीजी सबसे पहले टेंग्यू को अच्छी सी जगह पे बैठाता है और कहता है कि माफ करना मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। टेंग्यू कहती है कि बकवास बंद करो और यहाँ से सही रास्ते को खोज निकालो। लेकिन लीजी उससे कहता है कि सबसे पहले मेरे लिए काम ये है कि मैं आपको हील कर दूं। शाओ जुआन भी कहती है कि हाँ सबसे पहले आपकी हीलिंग को करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन टेंग्यू तो मना करने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अब यहाँ का मौसम बदलने लगता है। टेंग्यू कहती है कि मेरे ब्लड की स्मेल को लेते हुए बहुत ही जल्द आ जाएंगे डीमन वुल्फ, इसीलिए वो तुरंत ही फाइट के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन उसकी इंजरीज उसको ऐसा करने नहीं देंगे। शाओची भी ये बताता है कि अब यहाँ पर आ रहा है 4 स्टार का सोल मास्टर। इसकी वजह से लीजी ने तुरंत ही अपने ब्रेक को प्रिपेयर कर लिया था फाइट के लिए। शाओची अपने सभी के सभी साथियों को बचाने के लिए यूज करता है इल्यूजन को। लीजी कहता है कि कोई भी किसी भी तरीके की आवाज नहीं निकालेगा। इसके बाद अब यहाँ पर आ जाता है 4 स्टार के लेवल का एक सोल मास्टर, जिसको असल में कहते हैं द विंड शैडो वुल्फ, जो कि सबसे पहले ब्लड की स्मेल को लेने लगता है कि आखिर वो कहाँ से आ रही है। लेकिन इल्यूजन की वजह से उसको यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही जंप लगाते हुए आ जाता है उन तीनों के ही सामने, लेकिन अभी भी वो उनको देख नहीं सकता। लीजी कहता है कि जब तक हम लोग इस इल्यूजन के अंदर रहेंगे तब तक वो हमें देख नहीं पाएगा। जुआन, टेंग्यू और लीजी तीनों की ही सांसें अटक गई थी उसको देखकर, लेकिन कुछ भी दिखाई ना देने की वजह से वो वुल्फ तुरंत ही यहाँ से चला भी जाता है। लेकिन टेंग्यू की बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड निकल जाने की वजह से अब वो मूर्छित हो जाती है। शाओ जुआन कहती है कि रुको मैं इसके लिए कहीं से पानी ढूंढकर लेकर आती हूँ। लीजी कहता है कि हाँ लेकिन तुम संभल कर जाना। लीजी तुरंत ही शाओची को उसी के पीछे लगा देता है उसकी रक्षा करने के लिए। तभी फिर लीजी यहाँ पर अपनी हीलिंग टेक्निक को यूज करने लगता है टेंग्यू को बचाने के लिए, क्योंकि केवल यही वो रास्ता है जिसकी वजह से उसे बचाया जा सकता है। लीजी ने जैसे ही उसके घाव को भर दिया था वो कहता है कि अब तुम्हें ब्लीडिंग नहीं होगी, लेकिन जैसे ही टेंग्यू की आंख खुलती है वो तो कुछ और ही समझने लगती है। वो लीजी को किक हिट करते हुए उसे काफी दूर फेंक देती है, यहाँ तक कि टेंग्यू तो उसको मारने के लिए भी आ गई थी। लीजी उसे कहता है कि तुम्हें गलतफहमी
गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं केवल तुम्हारे चेस्ट के घाव को ही देख रहा था, लेकिन पता नहीं आकर तुमने क्या ही सोच लिया, जरा देखो तो तुम्हारा घाव भर चुका है। टेंग्यू कहती है कि जब तुमने घाव भर दिए थे फिर आकर उन्हें देखने की क्या जरूरत थी। लिजी कहता है कि कपड़ों की वजह से मुझे वो ठीक से दिखाई ही नहीं दे रहे थे, ऐसा मत करो क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। तब जाकर टेंग्यू रुकती है और उसको छोड़ देती है, लेकिन अब जैसे ही लिजी थोड़ा सा आगे बढ़ा था, एक पत्थर की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा जाके गिरता है टेंग्यू के ही ऊपर, जैसे कि वो दोनों ही शर्मा गए थे। लिजी उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत ही ज्यादा खून बह चुका है, इसीलिए प्लीज तुम कुछ भी गलत मत समझना। वह फिरते हुए टेंग्यू के लिए पानी लेकर आ जाती है शाओजुआन। वो कहती है कि अच्छा हुआ टेंग्यू जो कि तुम जाग गई। अभी वो लिजी से पूछती है कि आखिर तुम ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हो। लिजी कहता है कि नहीं, मैं तो हमेशा ही ऐसा करता हूँ। लिजी कहता है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। टेंग्यू शाओजुआन से पानी लेते हुए कहने लगते हैं कि लिजी और शाओजुआन तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ऐसी कंडीशन में बचाने के लिए। यहाँ पर मेरे खुद के ही साथी मुझे छोड़कर चले गए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर लिन को, जिसके सिपाही उसको ये बता रहे थे कि अभी तक उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी सोल एनर्जी ट्रेस नहीं हुई, क्योंकि उन लोगों को एक जगह पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन का मार्क दिखाई दिया था, जिससे कि लिन शोंग सोचने लगता है कि आखिर लिजी तुम कौन से वेपन को यूज कर रहे हो। जैसे कि तभी एक बंदा ये बताने लगता है कि मैंने देखा है कि लिजी के पास में मौजूद है एक हेवनली ब्रिक। समझ नहीं आ रहा कि आखिर कोई भी बंदा किसी ब्रिक को यूज करते हुए कैसे फाइट कर सकता है। यहाँ तक कि उसने तो उसी ब्रिक का यूज करते हुए टैंग चोंग जैसे बंदे को भी हरा दिया। जो बात सुनते ही लिन शोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो कहता है कि तुम सब किसी भी काम के नहीं हो। क्या तुम्हें यह वाकई में लगता है कि केवल एक ईंट की मदद से किसी 3 स्टार के सोल मास्टर को मारा जा सकता है। तभी वहाँ पर एक खबरी आता है और वो बताने लगता है मिस्टी माउंटेन के एंट्रेंस के बारे में कि वहाँ पर से तो लिजी जाते हुए नजर आया ही नहीं। जो बात सुनते ही लिन शोंग का गुस्सा तो और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। लिन शोंग ये कहने लगता है कि लिजी तुम आकर चाहे किसी भी चीज को इस्तेमाल क्यों ना कर रहे हो, लेकिन यकीन मानो मैं जैसे ही अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करूंगा मैं तुम्हारी जान अपने ही हाथों से लूंगा। जिसके बाद फिर वो अपनी पूरी टीम को ऑर्डर देता है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ ब्यूटीफुल फ्लावर सिटी में, जहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है लिजी, शाओजुआन और शाओची को, जो तीनों के तीनों बढ़ रहे होते हैं मिस्टी माउंटेन की तरफ। लेकिन तभी शाओची को सामने से आती हुई कोई चीज फील होने लगी थी, जिससे कि वह कहता है कि मास्टर मुझे लगता है जैसे कि सामने से कुछ आ रहा हो। इसीलिए उसने टेंग्यू और शाओजुआन दोनों को ही चौकन्ना कर दिया था। टेंग्यू कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा तेज है, जरूर से इसको कोई ना कोई मॉन्स्टर होना चाहिए। इसकी वजह से लिजी ने तुरंत ही निकाल लिया होता है अपने ब्रेक ऑफ हेवन को। वो शाओची से कहता है कि तुम्हें इसके ऊपर अपना कुछ फॉग डालना होगा। शाओची ने जैसे ही यहाँ पर अपना फॉग फैलाया था, ये तीनों के तीनों छुप जाते हैं पेड़ों के ऊपर और देखने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन आ रहा है। जिसके बाद फिर मैं फॉग के अंदर से एक बंदा आता हुआ नजर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि असल में होता है यान कुनियोन। इसको देखकर तो लिजी भी चौंक गया था। वो कहने लगता है कि आखिर ये बंदा इतना बुरी तरीके से इंजर्ड कैसे हो गया। टेंग्यू कहते हैं कि जरूर से इसके ऊपर कोई हमला हुआ होगा। शाओजुआन कहने लगती है कि लेकिन कुनियोन तो जा रहा था लाओशान के साथ में, फिर आकर वो कहाँ पर गया और कुनियोन इतना बुरी तरीके से इंजर्ड कैसे है। जहाँ पर तभी कुनियोन ने अपनी इस वॉन्ड को रेडी कर लिया होता है अटैक करने के लिए, लेकिन हम देख पाते हैं कि कुनियोन तो इतना बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाता और अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। इसी की लिजी कहने लगता है कि हमें उसकी हेल्प करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन शाओची तो लिजी को रोकने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज ऐसा मत करो। लिजी कहने लगता है कि देखो वो एक 3 स्टार का सोल मास्टर है और ऊपर से लाओशान भी अभी मिसिंग है, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। इसी वजह से हम लोग केवल कुनियोन की ही हेल्प ले सकते हैं इस मिस्टी माउंटेन के अंदर। इसके तुरंत ही बाद वो जाने लगता है कुनियोन के पास में, इसको उठाकर एक पेड़ के पास में बिठा देता है ताकि वो उसको होश में ला सके। तभी शाओची भी उसकी स्वॉर्ड को उठा के साइड में लगाने लगा था, जो कि इतनी ज्यादा भारी होती है कि वो तो शाओची से उठ भी नहीं रहे थे। लेकिन अब लिजी को इस बारे में पता होता है कि यहाँ पर आ रहा है कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा, इसीलिए वो छुप जाता है। लेकिन जब उसके सामने आ जाता है लाओशान, हमें ये पता लगता है कि असल में कुनियोन की ये हालत की होती है लाओशान ने, जो कि अपने कुछ साथियों के साथ में आया था और वो कहने लगता है कि मुझे पता है इन जरीज के साथ में कुनियोन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। तभी फिर टेंग्यू उसको देखते हुए ये कहने लगती है कि ये बंदा तो असल में मेंबर निकला कैंग लॉन्ग जोन का, जिसका मतलब तो यही है कि वो यहाँ पर लाकर लोगों को फंसाता है। अभी फिर हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाओशान अपने बंदों के साथ में पहुंचने वाला था लिजी के पास, जिससे बचने के लिए लिजी तुरंत यूज करने लगता है अपनी इल्यूजन टेक्निक को, ताकि वो लिजी, कुनियोन और शाओची तीनों को ही इनविजिबल कर सके और लाओशान को कुछ भी पता ना चल सके। जिसकी वजह से होता भी कुछ ऐसा ही है और लाओशान यहाँ से धीरे से आगे निकल जाता है। लेकिन तभी उनमें से एक बंदे ने अपना पैर रख दिया होता है लिजी के कपड़े के ऊपर, जो कि उनको दिखाई नहीं दे रहा था। उसको लिजी खींचने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर तभी शाओची ने अपनी ब्रेक ऑफ हेवन की मदद से एक इल्यूजन को बना दिया था उन बंदों के सामने, जिससे कि उन्हें लिजी अपने सामने दिखाई देने लगता है और ये इल्यूजन भागने लगा था दूसरे डायरेक्शन में। इसको देखते हुए तुरंत ही लाओशान ने अपने काफी सारे बंदों को लगा दिया था लिजी के ही पीछे, लेकिन उनमें से अभी तक किसी को भी ये बात रियलाइज नहीं हुई थी कि ये कोई इल्यूजन है। एक बंदा तो बहुत ही तेजी के साथ में उसका पीछा करते जा रहा था, जैसे कि वो उसको पकड़ ही लेगा, लेकिन
लेकिन ये लोग तो बेवकूफ बनते जा रहे थे और टकरा जाते हैं एक दूसरे के ही सामने। लाओशान अपने साथियों से कह रहा था कि आखिर तुम लोग ये कर क्या रहे हो, जिससे कि वे बहुत ही तेजी के साथ में उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही लीजी एक पेड़ से टकराने वाला था, उस इल्यूजन ने तो उसको बहुत ही आसानी के साथ में पेड़ के ऊपर भी चढ़ा दिया था। यहाँ तक कि वो तो पेड़ के पत्तों के ऊपर भी बहुत ही तेजी के साथ में भाग रहा था। जिस चीज के ऊपर ये बेवकूफ भरोसा करते हुए उसी के पीछे ही भागते हुए जा रहे थे। लोग उसका पीछा करते हुए कहने लगते हैं कि रुक जाओ, इस तरीके से भागने से कोई भी फायदा नहीं होगा। लाओशान कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उसका पीछा करना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये लीजी का इल्यूजन काफी तेजी के साथ में आता है और नीचे उतरते हुए और भी तेजी के साथ में भागने लगता है, जिसका लाओशान और उसका साथी पीछा कर रहे थे। इसकी वजह से फिर गुस्से में आकर लाओशान ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड की मदद से अटैक करना शुरू कर दिया था लीजी पर। जिन अटैक्स को लीजी बहुत ही आसानी के साथ में डॉज कर रहा था ताकि लाओशान को सच्चाई के बारे में पता ना चल सके। उसने अपने कई सारे स्लेसिंग अटैक भी किए होते हैं लीजी के ऊपर, लेकिन लीजी तो उनको भी डॉज करते हुए सीधे बैठ जाता है अपनी ब्रेक ऑफ हेवन के ऊपर, जिससे कि वो तेजी के साथ में आगे बढ़ते जा रहा था। इसी वजह से लाओशान ने गुस्से के साथ में अपने के स्वॉर्ड अटैक को किया होता है, लेकिन लीजी तुरंत ही सामने से हट गया था, जिसकी वजह से हेवनली ब्रेक उससे टकराती है और उसका बहुत ही बुरी तरीके से हाल भी करने लगती है। उसने लाओशान को मारते हुए उसकी बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। इसके बाद वो ब्रेक पहुंच जाते हैं लीजी के पास में और वो तुरंत ही यहाँ से भागने लगा था। लाओशान के साथ उसके पास में आते हैं, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और अपने इसी गुस्से के साथ वो बहुत ही तेजी के साथ में पीछा करने लगता है लीजी का। लेकिन लीजी तो एक खाई के पास में पहुंच जाता है और वो सीधे चलते हुए आगे जाने लगता है। जो नजारा देखकर लाओशान और उसके साथ ही तुरंत अपने कदमों को रुका लेते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। इस खतरनाक सी जगह पे इन लोगों को फंसाकर लीजी का इल्यूजन तुरंत ही गायब भी हो गया था। तब जाकर लाओशान को समझ में आया होता है कि ये सारा का सारा तो इल्यूजन था, इसीलिए वो लीजी के ऊपर अपना गुस्सा दिखाते हुए चिल्लाने लगता है। तभी फिर हम शाओची को देखते हैं, जिसने ये सारा का सारा खेल ही रचा था, जिनके पास में अब उनकी ब्रेक तुरंत ही वापस भी आ गई थी और अब ये तीनों के तीनों पहुंच जाते हैं कुनियन के सामने, जो कि अभी भी इंजरीज की वजह से बेहोश होता है। लीजी कह रहा था कि सच में ये तो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया, लेकिन जैसे ही वो उसको टच करने की कोशिश करता है तो कुनियन ने अचानक से अटैक कर दिया था लीजी पर। इसके बाद वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। लीजी कहने लगता है कि क्या तुम ये सपना देख रहे थे। लीजी अपने साथी से कहता है कि चिंता मत करो, मैं एकदम ही ठीक हूँ। जिसके बाद फिर वो कुनियन की इंजरीज को हील करने के लिए यूज करने लगता है अपनी ही स्पिरिचुअल एनर्जी को, जिससे कि फिर तुरंत ही जाग गया होता है कुनियन। वो कहने लगता है कि यकीन नहीं होता तुम लोग अभी तक जिंदा हो, और वैसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो मिस्टर था वो कैसे आया था। टैंग्यू कहने लगती है कि वैसे तुम्हें लीजी का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने तुम्हारी जान बचाई। यहाँ तक कि शाओची भी उससे यही कहता है कि हाँ लीजी ने ही तुम्हारी जान बचाई। लेकिन लीजी तो उससे कहने लगता है कि कुनियन मुझे अपनी आर्म के बारे में बताओ कि आखिर वो अभी कैसी है। जिसको फील होता है कि वो तो पूरी तरीके से ही रिकवर हो गया, इसीलिए उसने लीजी के सामने सर झुका के उसका शुक्रिया अदा किया था। लीजी उससे कहने लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने भी तो मेरी पहले हेल्प की थी। जहाँ पर शाओजुआन उसको वापस कर देती है उसकी इस वार्ड को। अब वो पूछने लगती है कि मुझे ये बताओ कि आखिर लाओशान तुम्हें मारना क्यों चाहता था। कुनियन कहने लगता है कि मुझे उसकी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए थे वो सारे के सारे किस वजह से मारे गए, क्योंकि ये सब कुछ किया धरा है लाओशान का। उन लोगों के पास में कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से वो लोग हमसे फाइट में बहुत ही जल्दी जीत जाएंगे। इसीलिए टैंग्यू कहती है कि फिर तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा। शाओजुआन कहती है कि यहाँ पर वो अकेले नहीं है बल्कि बहुत ही सारे लोग हैं। इसीलिए वो लीजी से पूछती है कि क्या तुम दोबारा से अपने मिस्टर इल्यूजन को यूज कर सकते हो। लीजी कहता है कि हाँ मैं यूज कर तो सकता हूँ, लेकिन उसका टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा कम होता है, इसीलिए हम लोग ज्यादा समय तक उनकी नजरों से बच नहीं पाएंगे। इसकी वजह से ये चारों ही निराश हो जाते हैं कि फिर आकर ये लोग यहाँ से बच के कैसे निकल पाएंगे। तभी लीजी कहने लगता है कि लाओशान तो यही सोच रहा होगा कि ना तो मैं वापस आऊंगा और तुम भी मर चुके होगे, इसी वजह से हमें इसी बात का ही फायदा उठाना चाहिए। इसके बाद फिर में रात का समय दिखाया जाता है और दिखाया जाता है लाओशान के ग्रुप वालों को, जो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा थके हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं कुनियन के बारे में, क्योंकि उन लोगों के लिए कुनियन को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। एक बंदा कहने लगता है कि कुनियन तो मुझे मारने के कगार पर ही आ चुका था। साथ ही साथ वो लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं लीजी के बारे में, तो कहते हैं कि मैं उसको ढूंढते हुए आधे दिन से ज्यादा हो गया था, लेकिन वो तो मिला ही नहीं। लेकिन उसके बाकी के सभी साथी तो सो ही गए थे। उन लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि आखिर उन लोगों के साथ में क्या होने वाला है, क्योंकि तभी अचानक से उनके कैंप के ऊपर अटैक कर दिया होता है लीजी और उसकी टीम ने, जहाँ पर सबसे पहले अपना बदला पूरा किया होता है कुनियन ने। साथ ही साथ टैंग्यू ने भी अपनी स्पेशल एबिलिटीज की मदद से मार दिया होता है कुछ बंदों को, जिसकी वजह से कैंप के अंदर छुपे हुए और भी कई सारे बंदे भी बाहर आ चुके थे, जो कि यहाँ पर टैंग्यू और कुनियन दोनों को ही घेर लेते हैं मारने के लिए। जहाँ पर तभी जलवा दिखाना शुरू कर दिया था लीजी की ब्रेक ऑफ हेवन ने, कि उसने यहाँ पर केवल अपनी उसी ब्रेक का ही यूज करते हुए काफी सारे बंदों को ही फोड़ के रख दिया था। एक बंदा जो सबसे लास्ट में बचा हुआ था उसकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होती है। यहाँ पर तभी एक बंदा खड़ा हो जाता है और वो निकाल लेता है अपनी इस वार्ड को अटैक करने के लिए, और जैसे ही फाइट करने लगता है ब्रिक के साथ में, तो ब्रिक उसको बहुत ही गजब का
चकमा देती है, जिसको मारते हुए उसने तुरंत बेहोश भी कर दिया था। जहाँ पर अब तभी सामने आ जाता है लीजी। जब ये सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो गलती से एक बंदे को होश आ गया था, इसीलिए वो अपने ही सिर में पत्थर को मार के दोबारा से बेहोश हो जाता है। शौची लीजी से कहने लगता है कि अरे क्या बात है मास्टर, सारे के सारे बंदे तो असल में थे 3 स्टार के सोल मास्टर, फिर भी आपने बहुत ही आसानी के साथ में इनको मार दिया। तभी हम लीजी और कुनी उनको देख पाते हैं जो कि एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। वो एक दूसरे को जितना समझते हैं वो उससे भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। तभी फिर टैंग्यू और शाहजवान यहाँ पर देख रही थी रखे हुए सामान को। इसी को उन्हें पता लग पाता है कि इन लोगों ने असल में काफी सारे लोगों को ऑलरेडी जान से मार दिया। इसके बाद फिर ये लोग पहुंच जाते हैं कैंप के अंदर ताकि यहाँ के मजे ले सके, लेकिन ज्यादातर इन्हें वही सामान दिखाई दे रहा था जो कि लोगों को मार के प्राप्त किया गया था। साथ ही साथ यहीं पर टंगा हुआ होता है मिस्टी माउंटेन का मैप, जिसमें लोगों के सारे कैंप्स को पॉइंट किया गया था जहाँ पर ये लोग रहते हैं और रुकते हैं। इसीलिए लीजी उसी मैप को अपने पास में रख लेता है ताकि आगे वो उसके यूज में आ सके। तभी फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पर असल में मौजूद है एक सोल क्रिस्टल, जो कि इतना ज्यादा रेयर होता है कि वो नॉर्मली किसी को देखने को नहीं मिलता। चाची बताता है कि ये तो असल में है थंडर सोल क्रिस्टल, जो कि केवल ऐसी जगहों पे ही मिलता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा हो थंडर एलिमेंट की, तभी जाकर उसके सेपरेशन से क्रिएट होता है एक थंडर सोल क्रिस्टल। लीजी कहने लगता है कि मुझे बताओ तो कि आखिर मैं उसको यूज कैसे करूंगा। चाची कहता है कि इसकी हेल्प से आप समन कर पाओगे थंडर फायर को, जो कि एक्चुअली हेल्प करेगी आपको आपके हेवन को रीबिल्ड करने में। लीजी कहता है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत ही जल्द घर पे भी पहुंच जाऊंगा। इसीलिए वो बहुत ही खुश होते हुए और चिल्लाते हुए कह रहा था कि मुझे तो बहुत ही मजा आ गया, क्योंकि उसको ऐसी चीज मिल चुकी होती है जो कि उसको घर ले जाने में हेल्प करेगी। इसीलिए वो खुश होते हुए गाना गाने लगता है, यहाँ तक कि नाचने भी लगता है। लेकिन ये सारा का सारा नजारा शाहजवान, टैंग्यू और कुनी उन तीनों ही देख रहे थे। लीजी की इस हालत को देखकर उन तीनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसको ये हो क्या गया है। कुनी टैंग्यू से कहता है कि क्या हमें उसको रोकना चाहिए या उससे कुछ पूछना चाहिए। टैंग्यू कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर मुझसे क्या बोलूं। जिसके बाद अब रात के समय में लीजी उसी थंडर सोल क्रिस्टल को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है, जिसके लिए वो उसको ले जा चुका था अपने ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। उसे देखते हुए शाओची ये कहने लगा था कि वाकई में बॉस, इससे निकलने वाली जो एनर्जी है वो सच में बहुत ही गजब की है। लीजी कहता है कि ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इसके अंदर कितनी ताकत है और ये क्या कर सकता है। जैसे कि फिर ये दोनों ही तुरंत अपनी एनर्जी को मिलाकर उसको रिफाइन करने की कोशिश करने लगते हैं ताकि दोबारा से रीबिल्ड किया जा सके लीजी के हेवनली वर्ल्ड को। और उन लोगों ने यहाँ पर केवल एक ही झटके के साथ में रीबिल्ड कर दिया था पैगोडा टावर को। लीजी कहने लगता है कि सच में इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी एनर्जी से ही हमने इतना बड़ा काम जो कर दिया। इसी तरीके से मुझे बाकी के पूरे हेवन को भी रीबिल्ड करना होगा और फिर मैं आराम और शांति के साथ में पहुंच जाऊंगा वापस से अपने घर। शौची कहने लगता है कि नहीं नहीं, तुम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते कहीं पर भी। इसी से कहता है कि अच्छा, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे किस्मत ने चुना है, फिर आखिर में क्या एक सोल क्रिस्टल को भी यहाँ से नहीं ले जा सकता। इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।